जो अपना है वो आ चुका है हमारे पास बिल्कुल नजदीक। तो क्यों ना साथ में मिलकर के प्रैक्टिस करी जाए, साथ में मिलकर के प्रिपरेशन करी जाए। प्रिपरेशन क्या, प्रिपरेशन तो हो चुकी है, तो रिवीजन हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए ना, ये सारी चीजें क्यों ना साथ में मिलकर करी जाए। तो चलो उसी के लिए हम लोग यहाँ पर बिल्कुल रेडी हैं ना, लेकर के कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस जो हमें हमारे एग्जाम के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं या फिर मतलब इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। रूल्स वगैरह भी हमारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, और होप कि आप सब बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे। प्रिपरेशन और रिवीजन सब कुछ बढ़िया से चल रहा होगा, और एग्जाम में मतलब कमाल करने का बिल्कुल होगा, गर्दा उड़ा दोगे एग्जाम में, ऐसा होप करते हैं हम। ठीक है, तो भाई साहब सबसे पहले बढ़ा जाएगा अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन ध्यान रखना आंसर जरूर करना। अगर आप आंसर नहीं करोगे ना, तो फिर समझ लो कि हमें पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। तो आपके कमेंट जरूर आते रहने चाहिए, ऐसा ना हो कि मैं अकेले ही मतलब बोलता रहूं ना। चलो, तो बढ़ेंगे सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। प्रैक्टिस आपको करनी है तो आंसर भी आपको देना पड़ेगा, तो आंसर जरूर देते रहिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर डायरेक्शन को पढ़ेंगे, और डायरेक्शन हमारा ये कह रहा है, क्या कह रहा है सर? तो एक सेकंड बस बताते हैं फिर क्या कह रहा है ना। डायरेक्शन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। आपका यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि एक सेंटेंस दिया गया है और उस सेंटेंस को यहाँ पर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, और आपको बताना है कि क्या कहीं किसी पार्ट में एरर है। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो ऑप्शन में नो एरर रहेगा, और अगर नो एरर रहेगा तो हम नो एरर को करेक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए सेंटेंस अपना है, द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन रिगार्डिंग द फाइनल वर्डिक्ट ऑफ द ट्रायल। तो ज्यूरी वाज डिवाइडेड, एक पार्ट अपना ये है, इन दियर ओपिनियन ये अपना दूसरा पार्ट है, रिगार्डिंग द फाइनल वर्डिक्ट ये अपना थर्ड पार्ट है, ऑफ द ट्रायल ये अपना फोर्थ पार्ट है। आपको क्या लग रहा है सर कि यहाँ पर किस पार्ट में एरर है? सर एंड मैम प्लीज रिप्लाई जरूर करिएगा, बताइएगा कि यहाँ पर आपको किस पार्ट में एरर लग रहा है ना, बताना तो पड़ेगा। ठीक है, तो क्या कहते हो, कौन से पार्ट में एरर है? सर देखो, अगर यहां पर हम एरर की बात करेंगे तो ज्यूरी जो है, याद हो अगर आपको, तो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होता है, या फिर एक कॉन्सेप्ट होता है, एक रूल होता है कि जो कलेक्टिव नाउन होती है ना, ये जो कलेक्टिव नाउन्स होती हैं, ये कलेक्टिव नाउन्स के साथ में सिंगुलर वर्ब भी आता है। कैसी वर्ब आता है? सिंगुलर वर्ब भी आता है और प्लूरल वर्ब भी आता है। तो ये जो सिंगुलर वर्ब होती हैं, सिंगुलर भी चलेगा प्लूरल भी चलेगा। तो बात यह है कि भैया सिंगुलर वर्ब जो होती हैं ये कब चलेंगी, और प्लूरल वर्ब जो होता है ये कब चलेगा। तो याद रखना, जब कभी भी ये अपना कलेक्टिव नाउन, ये अपना कलेक्टिव नाउन यूनाइटेड होकर के काम, मतलब यूनाइटेड रहेगा, कलेक्टिव नाउन क्या रहेगा? यूनाइटेड रहेगा, तब हम कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। लेकिन जब कलेक्टिव नाउन डिवाइडेड हो जाएगा, तब हमें किसका यूज करना होगा ना, तब हमें यूज करना होगा किसका? किसका यूज करोगे सर? हमें प्लूरल वर्ब का यूज करना होगा। अब देखो यहां पर कह रहा है कि जो ज्यूरी थे वो डिवाइडेड थे, डिवाइडेड थे अपने अपने ओपिनियन में, इसका मतलब ये डिवाइड हो गए। डिवाइड होने की वजह से यहां पर हमें वाज का यूज नहीं करना है, यहां पे हमें वर का यूज करना है। मतलब ए पार्ट में एरर है, यहां पर वाज की जगह वर होना चाहिए था। होप कि ये कॉन्सेप्ट ये क्लियर होगा। आगे अगर इससे और कोई क्वेश्चन आएगा तो आप जरूर कवर कर लोगे, अगर पढ़े थे तो याद आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। स्केर्सली हैड द मैच स्टार्टेड देन द स्टेडियम लाइट्स वेंट आउट कंप्लीटली। एक पार्ट अपना है स्केर्सली हैड, दूसरा पार्ट है द मैच स्टार्टेड, थर्ड पार्ट है देन द स्टेडियम लाइट्स, और फोर्थ पार्ट है अपना वेंट आउट कंप्लीटली। तो बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। प्लीज फटाफट आंसर करिएगा, ताकि
एक सेकेंड, ताकि मतलब क्लियर रहे ना, हमें भी आगे बढ़ते चले भाई, क्लियर रहे कि हाँ क्या है, क्या चल रहा है। ठीक, चलो आंसर करो। एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं भी चला लूं, लाइव आ जाऊं ना, क्योंकि क्या चल रहा है देख लिया जाए। हाँ, अब आप आंसर करिएगा, और अब मुझे प्रॉपर आंसर दिखना चाहिए। वेरी गुड इवनिंग, जितने लोग बाद में ज्वाइन कर रहे हो सभी को बहुत 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 ज्यादा वाली गुड इवनिंग। ठीक है, चलो अभी बताओ। वेरी गुड, आंसर आना शुरू हो गया है। और अगर आपके आंसर आना शुरू हो गए हैं सर, मेरा टाइगर होना, अरे कोई नहीं, हो नहीं पाया, अभी और एग्जाम लगे हैं, ये पहले हमको बता दो। एक एग्जाम से रिजेक्शन मिलने से और एग्जाम है, निराशा क्यों? क्यों मतलब, लोड ना लो, बहुत सारे एग्जाम अभी पड़े हुए हैं। हम जो गलती करें वो आगे नहीं रिपीट करेंगे। यहां पर अगर हम बात करेंगे तो सर एरर इस पार्ट में है। किस पार्ट में? सर देखो, जब कोई भी सेंटेंस निगेटिव, मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चल रहा हूं कि अगर आप नहीं भी पढ़े हो ना तो सर आप रूल याद रख लोगे, रूल समझ जाओगे। निगेटिव एडवर्ब से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है, सर निगेटिव एडवर्ब वैसे होती बहुत हैं सर, कितना हमको याद करना है, ज्यादा नहीं। हार्डली, स्केर्सली, नो सूनर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी बेयरली होता है, रेयरली होता है, नेवर होता है, वनली इफ होता है, बट जाने दो। हार्डली, स्केर्सली, नो सूनर से अगर आपका सेंटेंस शुरू हो रहा है तो इन्वर्जन होना चाहिए। सर अब आप बात कर रहे हो ये इन्वर्जन होना चाहिए, तो ये बताओ इन्वर्जन पता है ना? इन्वर्जन का मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए फिर सब्जेक्ट होना चाहिए। तो सर स्केर्सली के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आई है फिर सब्जेक्ट आया है, सही तो है? हाँ सही है। लेकिन याद रखना कि ये जो स्केर्सली होता है, यहीं पर लिखा तो है तो क्यों अलग से लिखे ना, ये है, ये जो स्केर्सली अपना होता है, और स्केर्सली के साथ साथ ये जो हार्डली होता है, इनके साथ हमेशा वेन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वेन का। और अगर आपके सेंटेंस में नो सूनर आएगा तो किसका यूज करोगे? देन का यूज करोगे। यहां पर स्केर्सली आया है तो देन नहीं होना चाहिए था सर, यहां पर वेन होना चाहिए था। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बताइएगा। नीदर द मैनेजर नार द एम्प्लॉइज इज विलिंग टू कंप्रोमाइज ऑन द न्यू पॉलिसीज। ठीक है, तो नीदर द मैनेजर नार द एम्प्लॉइज इज विलिंग टू कंप्रोमाइज ऑन द न्यू पॉलिसीज, कौन से पार्ट में एरर है फाइंड आउट करना है सर। यहां पर कौन से पार्ट में? बिल्कुल हर एक के लिए है। जब इंग्लिश की बात आती है ना, जब इंग्लिश की बात आती है, इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश जनरल इंग्लिश, तो जनरल इंग्लिश सबके लिए वही होती है। थोड़ा सा ऊपर नीचे सेंटेंसेस देखने को मिल सकते हैं, क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, रूल वही होते हैं। तो इसलिए कभी ये मत सोचा करो कि हमारे लिए है क्या, बिल्कुल है। प्रैक्टिस करते चलो, जितने क्वेश्चन मिले, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके सिलेबस में इंग्लिश है, जितने भी क्वेश्चन कहीं से भी मिले करते चलो, करते चलो, तभी होगा, तभी होगा ना। चलो, नीदर द मैनेजर नार द एम्प्लॉइज, सर नीदर नार से हमने आपको रूल पढ़ाया है कि सर ये जो नीदर और नार होता है, ये जो ईदर, थोड़ा राइटिंग पे मत जाना क्योंकि जल्दी में लिख रहे हैं ना, कई सारे क्वेश्चन कवर करने हैं। और ये जो नॉट वनली बट आल्सो होता है, भैया इनके साथ अगर दो नाउन जुड़ी होती हैं तो ये जो लास्ट वाली नाउन होती है, लास्ट वाला जो सब्जेक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब होनी चाहिए। अगर उसके अकॉर्डिंग वर्ब होनी चाहिए तो यहां पर देखो, नीदर द मैनेजर एक नाउन ये है अपनी, नार द एम्प्लॉइज दूसरा सब्जेक्ट ये है अपना। सर एम्प्लॉइज प्लूरल है तो इज नहीं होना चाहिए था सर, यहां पर आर होना चाहिए था, यानी सी पार्ट में एरर है, इज नहीं क्या होना चाहिए था? आर होना चाहिए था। किसका किसका आंसर सही है? हाँ, बोथ आर डिफरेंट सो यूज आर। वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट जवाब, मजा आ गया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट हैज बीन रिटन ऑन इंडियन हिस्ट्री। चलो, इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स
दैट हैज बीन रिटन ऑन इंडियन हिस्ट्री। आपको फाइंड आउट करना है कौन से पार्ट में एरर है। अब की बार पहले आपका आंसर आएगा, फिर मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। बट प्लीज जवाब सारे लोग दिया करो। देखो अगर आप जवाब नहीं दोगे, रिप्लाई नहीं करोगे ना, फिर समझ लो कि आपके प्रिपरेशन का कोई मतलब थोड़ी ना निकल पाएगा यार, नहीं निकल पाएगा। चलो चलो जल्दी जल्दी आंसर करो, ठीक है, आंसर करिएगा क्या होगा। हाँ आओ अब हम समझते हैं। गुड है। चलो, इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। सर देखो, अगर वन ऑफ दिखा तो रूल याद आ जाए यार। कहते हैं कि सर स्पॉटिंग एरर नहीं हो पाता, इतना सारा रूल है, कंफ्यूज हो जाते। काहे का कंफ्यूज हो जाते हो? नीदर नार दिखा, नीदर नार का रूल पढ़ाया हूं। इधर आर दिखा, इधर आर का रूल पढ़ाया हूं। हार्डली स्केर्सली बेरली दिखा, रूल पढ़ाया हूं। बताता हूं मैं कि यहां यहां गलतियां हो सकती हैं बस, और कहीं नहीं हो सकती हैं, यही गलती हो। ऐसे ही वन ऑफ द का रूल पढ़ाया हूं। क्या रूल पढ़ाया हूं? देखो एक सेकंड, मैं ना एक ब्लैंक पेज ले लेता हूं, मतलब वो ले लेता हूं ना ब्लैंक, जहां पर मैं समझा सकूं, एक्सप्लेन कर सकूं, तो ब्लैंक पेज रहेगा तो मजा आएगा। देखो समझिएगा, हमने आपको क्या पढ़ाया है। हमने कहा है कि वन ऑफ द के बाद अगर कोई भी एडजेक्टिव आएगा, कमेंट करके बताओ वो एडजेक्टिव कौन से डिग्री में होना चाहिए। और अगर उसके बाद कोई नाउन आएगी तो बताओ कौन से नंबर में नाउन होनी चाहिए। और उसके बाद वर्ब आएगा तो वर्ब हमेशा कौन से नंबर में होना चाहिए? सर सिंगुलर नंबर में होना चाहिए। नाउन कौन से नंबर में होनी चाहिए? सर प्लूरल नंबर में होनी चाहिए। एडजेक्टिव कौन से नंबर में होना चाहिए? सर सुपरलेटिव डिग्री में होना चाहिए। सॉरी नंबर नहीं, कौन सी डिग्री में होना चाहिए? सर सुपरलेटिव डिग्री में होना चाहिए। बस इतना याद रख लो। वन ऑफ द का क्वेश्चन दिखे और आप आराम से कर लोगे ना। क्यों नर्वस हो रहे हो? अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं लिटरेचर में, तो ये बताओ मुझे, मैंने क्लास में इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है, हर एक टॉपिक से, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं करा चुका हूं। आई थिंक कि एक एक टॉपिक से 100 दो दो, मतलब कि 100, 150, 50, 100, ऐसे हर एक टॉपिक से क्वेश्चन कराए हैं ना। और हर एक क्लास में भी 10 to 20 क्वेश्चन से कराता था। उसके बाद भी हम अलग से भी इतने इतने क्वेश्चन कराए हैं। फिर हमने टेस्ट सीरीज आपके लिए बनाया, लॉन्च किया। तो भाई इतने सारे क्वेश्चन कराने के बाद भी अगर आप नर्वस फील कर रहे हो तो देखो, प्रिपरेशन और अच्छे से करो या फिर रिवीजन करो, मॉक टेस्ट दो, ठीक है ना। मॉक टेस्ट दो। और अब एग्जाम नजदीक है, अब कुछ भी नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए। जितना पढ़े हो उस पर कॉन्फिडेंट हो करके जाओ। देखो वन ऑफ द आया है सर, बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। बुक्स प्लूरल है, ठीक है। दैट हैज बीन रिटन ऑन इंडिया, अरे ये तो सही लग रहा है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट हैज बीन रिटन ऑन इंडियन हिस्ट्री। सर देखो वर्ब सिंगुलर आई है, चलो ठीक है। फिर अब कहां गलती हो सकती है सर? सुपरलेटिव डिग्री, हाँ वेरी गुड। अब गलती कहां, इरर कहां हो सकता है, मिस्टेक कहां हो सकता है? तो सर मिस्टेक अपने पता है कहां पर होगा। हाँ, मिस्टेक्स अपना पता है कहां पर होगा। याद रखना एक चीज, यहां पर हमने आपको रूल, एक सेकंड कहां गया, रूल तो बताया कि इसके बाद वर्ब आएगी तो सिंगुलर हो जाएगी। लेकिन आपको जब मैं प्रोनाउन पढ़ाता हूं तो याद होना चाहिए कि प्रोनाउन पढ़ाते समय मैं आपको कहता हूं कि भैया रिलेटिव प्रोनाउन भी एक होती है। पता है रिलेटिव प्रोनाउन? पता है रिलेटिव प्रोनाउन होती है ना। हम पढ़ाते हैं हु रिलेटिव प्रोनाउन है, हुम रिलेटिव प्रोनाउन हो जाती है, आपका हुज होता है सर, विच होता है, और कौन होता है सर? दैट होता है। ये रिलेटिव प्रोनाउन होती हैं। और अगर रिलेटिव प्रोनाउन कहीं पर भी आती है तो रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन, जो भी नाउन होती है उसके अनुसार वर्ब लगती है। इस कॉन्सेप्ट को यहां पर समझो। अब जब इस कॉन्सेप्ट, कहां गया, इस कॉन्सेप्ट को आप समझोगे तो यहां पर ध्यान देना, मेरी बातों को समझना। यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है। देखो बुक, यहां पर दैट आया, दैट क्या है सर? रिलेटिव प्रोनाउन है। सर रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन आई है वो क्या है सर? वो नाउन प्लूरल है। अगर वो नाउन प्लूरल है तो वर्ब कैसी होनी चाहिए सर? प्लूरल होनी चाहिए। मींस हैज नहीं, कहां गया, मींस हैज नहीं होना चाहिए था सर। सर यहां पर हैव होना चाहिए था। कौन से पार्ट में एरर है बोलो? सी पार्ट में एरर है। बोलो क्लियर है कॉन्सेप्ट? बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर नहीं क्लियर होगा तो बता देना, नहीं क्लियर होगा बताना, मैं हर एक चीजें क्लियर करते हुए चलूंगा।
समझ में आया? विच नहीं होगा, विच नहीं होगा, दैट और विच दोनों सेम काम करते हैं, तो दैट और विच में तो कभी कंफ्यूज ही मत होना ना। बोलो, क्लियर? अगर कहीं डाउट होगा कोई कॉन्सेप्ट में हमसे पूछ लेना, मैं बताऊंगा बार बार, लेकिन क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ए, आओ ना, चलो। डिस्पाइट ऑफ द हैवी रेन द स्टूडेंट्स मैनेज्ड टू रीच द एग्जामिनेशन हॉल ऑन टाइम। बताओ, कह रहा है डिस्पाइट ऑफ द हैवी रेन द स्टूडेंट्स मैनेज्ड टू रीच द एग्जामिनेशन हॉल ऑन टाइम। क्या कहोगे इसको? बोलो, कहां एरर है इसमें? किसी को लग रहा है? अभी नहीं, अभी कैसे? क्लियर ना? ठीक है, चलो इसका आंसर करो। और सारे लोगों का आंसर क्यों नहीं आ रहा? क्या सभी को क्लियर नहीं हो रहा? किसी को डाउट या कंफ्यूजन है? भाई बता देना अगर ऐसी बात होगी तो। ठीक है, बी में एरर है, आओ हम भी देख लेते हैं। डिस्पाइट ऑफ द हैवी रेन द स्टूडेंट्स मैनेज्ड टू रीच द एग्जामिनेशन हॉल ऑन टाइम। इस क्वेश्चन में जो एरर है वो हमारे ए पार्ट में एरर है। सर क्या एरर है हमारे ए पार्ट में? सर एरर ये है कि डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं आता। डिस्पाइट मीन्स, डिस्पाइट मीन्स इन, वन मोमेंट प्लीज, इन स्पाइट ऑफ ना। डिस्पाइट मीन से क्या होता है? इन स्पाइट ऑफ होता है। अब जब डिस्पाइट का मतलब खुद ही इन स्पाइट ऑफ होता है, तो उसमें फिर डिस्पाइट में ऑफ लगाने की क्या जरूरत पड़ गई? सर वेरी गुड, ए विल बी द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। डिस्पाइट में ऑफ नहीं होना चाहिए। अगर किसी का कोई डाउट होगा तो बताना, बताना अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। कह रहा है 6 to 10 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू इंप्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। देखो आपके यहां पर मैंने क्या किया है, ब्रैकेट पार्ट बनाया है, बट आपके एग्जाम में क्या होगा, अंडरलाइन पार्ट आएगा। ठीक है, तो ब्रैकेट पार्ट आए या अंडरलाइन पार्ट आए, बात एक ही है। मैंने ब्रैकेट पार्ट बना दिया, आपके एग्जाम में अंडरलाइन पार्ट आएगा। थोड़ा सा इतना तो आप, इतना तो समझदार हैं ना, इतना तो पता ही है, कह दो हमको। तो यहां पर हमारा जो ब्रैकेट पार्ट है वो ये है। ये कह रहा है कि क्या ये ब्रैकेट पार्ट सही है? अगर इफ इट इज करेक्ट सो नो इंप्रूवमेंट, जिंदाबाद। लेकिन इफ इट इज नॉट करेक्ट सो विच वन इज गोइंग टू करेक्ट इट? बताओ जल्दी से। If I was knowing his phone number, I would have called him immediately. क्या बोलोगे, कौन से पार्ट में एरर है? बताओ, आंसर करो, फटाक से आंसर करो। यहां पर भी आंसर करो जल्दी से ना, करो। हम्म, सब बस, वेरी गुड। इफ आई वॉज नोविंग हिज फोन नंबर आई वुड हैव कॉल्ड। यहां पर देखो, पता है मैंने जानबूझ करके यहां पर दो दो रूल को टेस्ट करने के लिए ये क्वेश्चन बनाया कि हम, टाइम कम है हमारे पास ना, और इतने सारे रूल हैं, तो जल्दी ही सारे रूल्स हम पढ़ सकें, रिवीजन हो सके बढ़िया तरीके से, इसलिए एक ही क्वेश्चन में मैंने दो रूल को सेट कर दिया है। आओ मैं दोनों समझा करके तब आगे बढ़ूंगा। समझो यहां पर देखो एक यहां पर रूल है कंडीशनल सेंटेंस का। ये बताओ किसको किसको कंडीशनल सेंटेंस नहीं पता है? कोई जो जिसको कंडीशनल सेंटेंस जानना है और पता नहीं है इसके बारे में, जिसको पढ़ने की आवश्यकता, देखो पढ़ना तो पड़ेगा, अगर नहीं पता तो पूछ लो। देखो शर्म नहीं आनी चाहिए पूछने में, क्योंकि आज जो पूछेगा कल वही का डाउट क्लियर हो करके वो कुछ कर पाएगा। तो पूछने में तो बिल्कुल ना सोचा करो कि मैं कैसे पूछूं, ऐसे पूछ लो। ठीक है, अपना छोटा भाई या फिर अपना बड़ा भाई समझ करके पूछ लो। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस अगर पता है तो यहां पर मैंने एक दूसरा रूल भी टेस्ट किया है, और वो दूसरा रूल पता है क्या है? स्टैटिव वर्ब है। अब ये बता दो किसको स्टैटिव वर्ब नहीं पता?
अगर पता है तो मैं नहीं समझाऊंगा, मैं डायरेक्ट थोड़ा सा बातें करके, मतलब इसके बारे में बातें करके आगे बढ़ जाऊंगा। अगर नहीं पता तो कमेंट करो, मैं एक बार कमेंट देख लेता हूं आपके ना, पहले कमेंट में देख लेता हूं। चलो अब यहां पर समझो, फिर समझ लो, थोड़ा सा समझ लो, बस ज्यादा नहीं समझना है, फिर ज्यादा नहीं समझना है, थोड़ा सा समझो। कंडीशनल सेंटेंस में ये जो हमारा सेंटेंस है ये थर्ड कंडीशनल है। कौन सा कंडीशनल है सर? थर्ड कंडीशनल है। थर्ड कंडीशनल में क्या होता है सर? सर इफ क्लास में पास्ट परफेक्ट होता है। इफ क्लास में क्या होता है सर? पास्ट परफेक्ट होता है। अच्छा, उसके बाद वाला जो क्लास होता है सर, वहां पर वुड प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड होता है। अगर आप देखोगे तो सर यहां पर इफ है, ठीक है, यहां दूसरा वाला जो क्लास है वुड हैव वर्ब थर्ड है, इसका मतलब ये वाला क्लास पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। और जब पास्ट परफेक्ट होगा तो भैया होना क्या चाहिए? पास्ट परफेक्ट हैड वर्ब थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। तो ठीक है, बी यहां पर करेक्ट होगा। और एक गलती यहां पर मैं समझाने के लिए लिखा, नोविंग ही क्यों लिखा? क्योंकि अगर नो में आप आईएनजी लगा दोगे तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों इनकरेक्ट हो जाएगा सर? क्योंकि स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब में नेवर यूज आईएनजी। स्टेटिव वर्ब में कभी भी आईएनजी का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, आईएनजी का यूज नहीं करते हैं, इसलिए नोविंग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और हैड नोन हो जाएगा। आओ, द कैप्टन कमांडेड दैट हिज सोल्जर्स विल मार्च फॉरवर्ड। यहां पर आपका विल मार्च अगर करेक्ट है तो कोई बात नहीं, और अगर इनकरेक्ट है तो कौन सा पार्ट इसको करेक्ट कर सकता है बताना है। द कैप्टन कमांडेड दैट हिज सोल्जर्स विल मार्च फॉरवर्ड, हिज सोल्जर्स शुड मार्च फॉरवर्ड, वुड मार्च फॉरवर्ड, आर टू मार्च फॉरवर्ड। बताइएगा, आंसर करिएगा सर, जल्दी करिएगा ना, जल्दी से। चलो देखो, द कैप्टन कमांडेड दैट हिज सोल्जर्स। सर अगर हम यहां पर देखें तो दैट लगा हुआ है, कैप्टन कमांड कर रहा है, बोले तो ऑर्डर दे रहा है। सर कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्ट वर्जन लग रहा है, और इनडायरेक्ट में अगर हमारी रिपोर्टिंग और अच्छा नहीं पता डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं पढ़े हो, जाने दो, इधर सुनो। अगर अपना, मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं तो मैं दूसरा तरीका ही बता दे रहा हूं। देखो, अगर अपना मेन क्लास, अगर अपना मेन क्लास पास्ट में होता है तो ये जो सबऑर्डिनेट क्लास होता है इसे भी पास्ट में होना पड़ेगा, इसलिए विल नहीं होना चाहिए, विल का पास्ट वर्जन लिखा जाएगा, वुड होना चाहिए, यानी कि सी विल बी द करेक्ट आंसर। सी विल बी द करेक्ट आंसर, नॉट शुड, नॉट ए, ना, नॉट बी। वुड मार्च तो होगा द कैप्टन कमांडेड दैट हिज सोल्जर्स वुड मार्च फॉरवर्ड। समझे ना? बोलो, समझे ना कि शुड मार्च होगा? बोलो, बोलो 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 बोलो, क्या होगा? ए होना चाहिए ना शुड मार्च, ए होना चाहिए शुड मार्च या वुड मार्च? देखो, अब यहां पर अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े थे तो वुड मार्च लगा के आ जाओगे, नॉर्मल सी बात है, ठीक है, इतना तो मुझे समझ में आ गया। लेकिन अगर मैं अभी आंसर की तरफ जाऊंगा तो आंसर की कहेगा कि भैया शुड मार्च कर दो, आंसर की कहेगा कि शुड मार्च कर दो। क्यों कर दें सर शुड मार्च? रीजन क्या होगी ना, मन में आएगा कि भाई वजह क्या है, तो हम कहेंगे कि वजह तुम हो। वजह तुम हो मतलब भाई साहब कमांड ले लो, डिमांड ले लो, प्रपोज ले लो, सजेस्ट ले लो ना, कमांड, डिमांड, प्रपोज, सजेस्ट, रिकमेंड की बात कर लो, या फिर ऑर्डर या इंसिस्ट की बात कर लो। कमांड, डिमांड, प्रपोज, सजेस्ट, ऑर्डर, इंसिस्ट, इनके बाद, इनके बाद मैक्सिमम शुड का यूज करना ज्यादा बेहतर होता है वुड की अपेक्षा ना, रेदर देन वुड हमें शुड का यूज करना चाहिए। इसी वजह से ए हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। वुड मार्च हो जाता अगर शुड ना होता तो। ठीक है, चलो अगला देखते हैं।
ही इज इंटायरली, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप के सेंटेंस क्वेश्चन होने चाहिए, तभी तो मजा आएगा ना। लेवल, अपनी तैयारी का लेवल हमेशा हाई होना चाहिए, ताकि लो लेवल का भी क्वेश्चन आए तो हम आराम से उसको अपने चंगुल में कर लें। ही इज इंटायरली एकस्टम्ड टू वर्क लेट आवर्स इन द ऑफिस। अब आप बताइए कि एकस्टम्ड के साथ टू लगता है, अगर लगता है तो वर्क सही है, या फिर विद वर्किंग होगा, इन वर्किंग होगा, टू वर्किंग होगा, या नो इंप्रूवमेंट होगा। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? जल्दी से आंसर करिएगा सर, यहां पर भी आपको आंसर जल्दी करना है, जितनी जल्दी करोगे उतनी ही जल्दी आगे बढ़ेंगे ना, जितनी जल्दी आंसर आएगा, बोलो जल्दी से। और जहां भी थोड़ा सा भी डाउट लगेगा कोई चीज को समझ में आने में, आपके पास अधिकार है, और आप उस अधिकार का यूज करो। कमेंट में अपने डाउट जरूर लिखना, जहां पर लगे कि यार इसको ना और एक्सप्लेन कर दो, थोड़ा सा कम समझ में आया, हम एक्सप्लेन करने से कभी नहीं भागेंगे पीछे, जितनी बार पूछोगे उतनी बार बताएंगे। हमें इसमें मतलब ये नहीं होता कि मुझे अजीब लगे यार कितनी बार पूछना, कितनी बार बताना, मजा आता है मुझे। जितनी बार पूछेंगे उतनी बार अलग अलग तरीके से बताएंगे, ठीक है। चलो, अभी आप यहां पर मुझे आंसर करो और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी आंसर करना सर। क्या होगा? सुनो 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 सुनो, सुनो गौर से दुनिया वालों। क्या होगा? सी, टू वर्किंग। वेरी गुड, करेक्ट आंसर टू वर्किंग। अच्छा, कोई बता सकते हो टू वर्किंग क्यों होगा सर? हाँ, देखो, फिक्स्ड प्रपोजिशन है, फिक्स्ड प्रपोजिशन है। क्या है फिक्स्ड प्रपोजिशन? सर फिक्स्ड प्रपोजिशन यह है कि एकस्टम्ड के साथ टू का यूज होता है। सर एकस्टम्ड के साथ टू का यूज होता है तो फिर हुआ तो है, वर्ग क्यों लिख रहे हो? सर जब मैं आपको प्रपोजिशन पढ़ाता हूं तो वहां पर मैं आपको बताता हूं कि प्रपोजिशन जो होता है ना, ये जो प्रपोजिशन होता है ये बन आता किसके पहले है? नाउन के पहले। बट अगर ये गलती से वर्ब के पहले आ गया तो इस वर्ब को नाउन बना दो। इस वर्ब को क्या बनाओगे? नाउन। और इसको नाउन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको जीरंड बनाना पड़ेगा। जीरंड बनाने के लिए क्या करोगे? इस वर्ब में आईएनजी लगा दोगे, यानी कि वर्क नहीं होना चाहिए प्रपोजिशन के बाद, प्रपोजिशन के बाद जीरंड होना चाहिए वर्किंग। क्या होना चाहिए? वर्किंग होना चाहिए। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर, नॉट ए। ओके, क्लियर रहेगा? याद रखना, एकस्टम्ड के साथ टू लगता है। आओ, ले भाई, इस पार्ट में बताओ। इसको तो हर कोई कर सकता है, जिसने भी टेंस पढ़ा होगा हर कोई कर सकता है, कहीं से भी पढ़े होगे टेंस कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। और अगर मुझसे पढ़े हो तो डेफिनेटली कर सकते हो, मतलब नो डाउट कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कर ना सको ना। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं बताऊं मैं? हाँ, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्या कहते हो? बताना चाहिए मुझे? जी बिल्कुल बताना चाहिए। चलो बताते हैं फिर ना, चलो बताते हैं। बस एक सेकंड, फिर बताते हैं। देखो, ध्यान देना, ध्यान देना, यहां पर एक वर्ड आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है? बोलो। वेरी गुड। क्या होना चाहिए सर? दिख रहा है, सिंस दिख रहा है। जी हां, ये जो सिंस है टाइम है। सर आपको और हमको सबको पता है कि टाइम वाला जो सेंटेंस होता है, यानी कि अगर किसी सेंटेंस में सिंस या फॉर के बाद टाइम आ गई तो वो परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा। सर परफेक्ट कंटीन्यूअस में सी के साथ हैज लिविंग, हैज के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म आती है, वाज लिविंग होगा नहीं। परफेक्ट कंटीन्यूअस कहता है हैज, हैव, हैड, बीन वर्ब आईएनजी फॉर्म। तो हैज बीन वर्ब आईएनजी फॉर्म बोले तो ए विल बी द करेक्ट आंसर, ए विल बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बिल्कुल मजा आ गया। और बताना अगर स्टिल कोई डाउट या कंफ्यूजन रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ। द न्यू साइंस फिक्शन मूवी इज टू इंटरेस्टिंग, आई couldn't टेक माई आईज ऑफ द स्क्रीन। अरे वाह, बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? जल्दी से आंसर करना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है ना। टाइम सिंस और फार की वजह से हमें पता चल गया। चलो यहां पर आंसर करो जल्दी से, जल्दी से आंसर करिएगा। चलो सर, आओ अब हम बताते हैं फिर। हाँ,
सुनो, द न्यू साइंस फिक्शन मूवी इज टू इंटरेस्टिंग, आई कुडंट टेक माई आईज ऑफ द स्क्रीन। भैया जो ये मूवी थी ना, इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी कि मैं अपनी नजरें ही नहीं हटा पाया स्क्रीन से। अगर मैं अपनी नजरें स्क्रीन से हटा ही नहीं पाया, इसका मतलब बढ़िया थी। पॉजिटिव सेंस में हम बात कर रहे हैं। और हमने आपको जब टू का यूज पढ़ाया था, इधर आओ, टू का जब हमने यूज पढ़ाया था तो हमने कहा था कि टू का यूज हमेशा निगेटिव सेंस में करते हैं। टू का यूज हमेशा कैसे करते हैं सर? निगेटिव, एक सेकंड बस, सेंस में करते हैं। सर जब निगेटिव सेंस में करते हो, इसका मतलब क्या होता है? वजह क्या है सर? वजह तुम हो। वजह तुम हो मतलब वजह ये है, टू मीन्स होता है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, कोई चीज प्रॉपर लिमिट से ऊपर हो गई, प्रॉपर लिमिट को पार कर गई। और आपको भी पता है, अगर कोई चीज प्रॉपर लिमिट को पार कर जाती है तो वो निगेटिव मीनिंग देने लगती है। इसीलिए टू एक निगेटिव सेंस वाला सेंटेंस बन जाता है। और निगेटिव सेंस का सेंटेंस होने की वजह से हम यहां पर टू का यूज नहीं करेंगे, हम कहेंगे वेरी इंटरेस्टिंग, यानी कि सी विल बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, डी नहीं करेक्ट होगा जी। नो इंप्रूवमेंट का है लिख रहे हो ना, टी नहीं होगा। हाँ, टू इज निगेटिव। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये हुई ना बात सर, मजा आ जाता है जब आपके आंसर आते हैं और सारे लोगों के आए, तब तो और मजा आ जाए, फिर क्लास का माहौल बन जाए। आओ और देखा जाए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड से इस ब्लैंक को फिल करना है हम लोगों को। अच्छा आओ करते हैं। द जज फाइनली अब्सॉल्व्ड द एक्यूज्ड। जज ने फाइनली अब्सॉल्व्ड कर दिया एक्यूज्ड को। अब्सॉल्व्ड मतलब क्या होता है पता है ना? अब्सॉल्व्ड का मतलब होता है किसी भी कल्प्रिट को माफ कर देना, फॉरगिव कर देना, बरी कर देना, फ्री कर देना, लिबरेट कर देना। समझ रहे हो ना? अब मामला सॉल्व हो गया। और अगर अब मामला सॉल्व हो गया, इसका मतलब बढ़िया हो गया, मतलब आजाद हो गया वो। एक्यूज्ड को जज ने फाइनली अब्सॉल्व्ड कर दिया ऑफ ऑल द फैब्रिकेटेड चार्जेस, या ऑफ या फ्रॉम या विद क्या होना चाहिए? बोले तो फिक्स्ड प्रपोजिशन का क्वेश्चन है। एक अब्सॉल्व्ड द एक्यूज्ड ऑफ, तो क्या होगा? मतलब अब्सॉल्व्ड के साथ में क्या लगता है? जल्दी बताना। क्या फ्रॉम लगता है? सच में? सच में फ्रॉम लगता है? हाँ, ऐसे ना बोलो। अगर आप ऐसे बोलोगे फिर समझ लो, समझ लो आपने रूल नहीं याद किया। हमने पीडीएफ प्रोवाइड कराया है फिक्स्ड प्रपोजिशन का, उसमें लिखा जरूर मिलेगा कि अब सॉल्व्ड के साथ में ऑफ लगता है, टायर्ड के साथ में ऑफ लगता है, फॉन्ड के साथ में ऑफ लगता है, अफ्रेड के साथ में ऑफ लगता है, कैपेबल के साथ में ऑफ लगता है, प्राउड के साथ में ऑफ लगता है। वैसे ही अब्सॉल्व्ड के साथ में भी ऑफ लगता है। तो यहां पर होगा बी करेक्ट आंसर। द जज फाइनली अब्सॉल्व्ड द एक्यूज्ड ऑफ ऑल द फैब्रिकेटेड चार्जेस ना, ऑफ ऑल द फैब्रिकेटेड चार्जेस। समझ में आया? बोलो। बी डी डी। कंफ्यूजन होता है हमें पता है, फिक्स्ड प्रपोजिशन थोड़ा सा तो डिफिकल्ट है क्योंकि याद करना होता है, बट कोई ना, हम प्रैक्टिस करेंगे। बाकी कुछ आप अपने साइड से। अच्छा बी ही तो मैंने बोला ना, हाँ बी। चलो। द stubborn child finally acceded on his mother's request, for his mother's request, to his mother's request, या with his mother's request। यहां पर क्या होना चाहिए सर? बोलो क्या होना चाहिए? जो stubborn child है वो क्या हो गया? फाइनली एक्सीड हो गया हिज मदर्स रिक्वेस्ट। एक्सीड मतलब क्या होता है? एक्सीड मतलब एग्री। एक्सीड मतलब क्या होता है सर? एग्री होता है। अब बताओ यहां पर क्या होगा? ऑन हिज मदर्स रिक्वेस्ट, अपनी मम्मी की रिक्वेस्ट पर वो मान गया। फॉर या टू या विद, क्या होगा करेक्ट आंसर सर? जल्दी से कमेंट करिएगा सर। ऑन होगा, ऑफ होगा, टू होगा? हाँ, देखो 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 देखो, इधर सुनो, इधर सुनो। करेक्ट आंसर अपना टू होगा। एक्सीडेड के साथ में फिक्स्ड प्रपोजिशन टू आता है। देखो मैं कुछ ऐसे ही बताऊंगा। देखो अब यहां पर अगर आपको लगे कि सर क्यों नहीं पता, बहुत दुख की बात है सच में।
फिक्स्ड प्रपोजिशन का बहुत बड़ा दुख है, आज तक इसका कॉन्सेप्ट नहीं आया है, बस है कि होता है, क्यों होता है नहीं पता। इसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया जानने का, मतलब जब पढ़ रहा था या जब मैं पढ़ा भी रहा था उस समय भी मैंने बहुत प्रयास किया कि कोई ऐसी किताब मिल जाए, बुक मिल जाए जहां ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए कि ऐसा हो क्यों रहा है, लेकिन नहीं मिला कहीं पर भी। तो याद ही करना, इसका लास्ट हमारे पास ऑप्शन है एक्सीडेड के साथ में, एक्सीड के साथ टू लगता है, एग्री के साथ में टू लगता है, जब आप किसी के प्रपोजल को एग्री कर जाते हो तो टू लगता है, ठीक है। तो एक्सीडेड टू हिज मदर्स रिक्वेस्ट, सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, यू वर्क हार्ड यू विल नॉट क्लियर द प्री एग्जाम, जल्दी से बताओ। चलो यहां पर आंसर फटाक से करना है सर ना, जल्दी आंसर करना है, जितनी जल्दी कर सको उतना जल्दी आंसर करो, ताकि हम आगे फटाफट पढ़ेंगे। थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़ाएंगे ना, थोड़ा सा बढ़ाएंगे, फिर आगे जा करके रुक सकते हैं, धीरे हो सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन है, थोड़ा सा बढ़ाएंगे, सपोर्ट करना। सर यू वर्क हार्ड यू विल नॉट क्लियर द प्री एग्जाम, आप प्री एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे जब तक आप वर्क हार्ड नहीं करोगे। जब तक आप वर्क हार्ड नहीं करोगे, यानी कंडीशन तो दे रहा है सर, सर ये कंडीशन दे रहा है, कंडीशन दे रहा है तो इफ लगना चाहिए, लेकिन सर ये निगेटिव कंडीशन है, कंडीशन भी है तो कैसी कंडीशन है सर, निगेटिव कंडीशन है। सर निगेटिव कंडीशन में किसका यूज करते हैं सर, निगेटिव कंडीशन में हम लोग अनलेस का यूज करते हैं। निगेटिव कंडीशन में किसका यूज करते हैं सर, सर अनलेस का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि अनलेस मीन्स होता है इफ नॉट ना, तो हो जाएगा अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट क्लियर द प्री एग्जाम। समझे, क्लियर है, ओके। चलो आगे बढ़ोगे सर, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। द फॉरेन डेलीगेट इज ब्लैंक यूरोपियन बाई बर्थ, जल्दी आंसर करो सर, जल्दी आंसर करिएगा ना। बोलो बोलो बोलो, बिल्कुल सच में गजब का काम कर रहे हो ना, ऐसे आंसर देते रहना, मजा आता रहेगा। इधर सुनो, बिल्कुल क्लियर सही है। जो फॉरेन डेलीगेट है ना, इज आ यूरोपियन बाई बर्थ, एन यूरोपियन बाई बर्थ, द सर आइडेंटिटी मतलब किसी की नेशनैलिटी बताने के लिए तो द का यूज नहीं करते हम, ठीक है। सर नेशनैलिटी बताने के लिए ए एन तो लगाते हैं, एन इंडियन बोलते हैं, एन अमेरिकन बोल देते हैं, तो यूरोपियन के पहले किसका यूज करोगे सर। ए एन का जो यूज होता है वो साउंड के अकॉर्डिंग होता है। सर जब ये इसका यूज हम साउंड के अकॉर्डिंग करते हैं तो ठीक है भाई, आप साउंड के अकॉर्डिंग करोगे तो क्या होगा राइट आंसर, बोलो। यहां पर राइट आंसर हमारे लिए क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, चलो देखो, यहां सुनो, अगर वावेल साउंड आएगा, ठीक है, तो एन का यूज करना, अगर कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो ए का यूज करना। यूरोपियन, यूरोपियन में वाई आता है, वाई प्रोनाउंसिएशन वाई होगा ना, यूरोपियन यू वाई यू यूरोपियन होता है, तो इसलिए कॉन्सोनेंट साउंड है, ए का यूज होगा, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ वॉवेल, अहा अहा अहा, यहां पर यही तो गलती होती है हम सबसे। गलती क्या होती है पता है, इधर सुनो, इधर आओ, देखो बात ये होती है कि अगर अगर आप कोई वर्ड देख लिए इंग्लिश का, और अगर वो ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो रहा है, आपको लगता है वॉवेल है, एन लगा दो। ना 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 ना, ऐसा नहीं होता। उस वर्ड का एक्चुअली में, उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन निकालना होता है, उस वर्ड का क्या करना होता है, प्रोनाउंसिएशन निकालना होता है। अगर प्रोनाउंसिएशन वॉवेल होती है तब हम एन का यूज करते हैं, प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट होता है तो आ का यूज करते हैं। जब यूरोपियन आप लिखोगे, वैसे देखो तो आप हिंदी में भी देखो तो आप क्या बोल रहे हो, यूरोपियन। यूरोपियन में जो पहला लेटर है या के लिए वाई यूज होता है। वाई क्या है सर, वाई कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के लिए क्या लगता है सर, आ लगता है। सो करेक्ट आंसर इज आ। समझ में आया, समझ में आया ना,
बोलो जितने लोगों ने गलत किया था सही हुआ। आओ देखो, मोस्ट यंगस्टर्स नाउ अडेज प्रेफर फास्ट फूड ब्लैंक होम कुक्ड मील्स। मोस्ट यंगस्टर्स, जो ज्यादा से ज्यादा यंगस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं नाउ अडेज फास्ट फूड देन होम कुक्ड मील्स, ओवर होम कुक्ड मील्स, टू होम कुक्ड मील्स या अगेंस्ट होम कुक्ड मील्स। बोलो क्या होगा सर। कॉन्सेप्ट मैं समझाया हूं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। कॉन्सेप्ट मैं समझाया हूं कि अगर प्रीफर आता है, अगर प्रिफरेबल आता है, कोई एडजेक्टिव आईओआर से शुरू होता है तो हमेशा टू लगता है, देन नहीं लगता। सी विल बी द करेक्ट आंसर ना। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द रैपिड ब्लैंक ऑफ फॉरेस्ट हैज caused a drop in wildlife. As habitats disappear, many species face extinction. To blank this issue, governments must enforce blank laws and encourage eco-friendly blank in industries. ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस हमारे पास हैं, क्लोज टेस्ट इसे कहते हैं। कॉमन पेपर में वैसे एक्चुअली में कहीं लिखा नहीं है क्लोज टेस्ट, लेकिन उसने कहा है कि हम आपका वोकैब टेस्ट करेंगे, कंप्रीहेंशन टेस्ट करेंगे, ग्रामर टेस्ट करेंगे। तो भाई साहब अब अगर उसने कहा है, सिलेबस में दिया है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम प्रैक्टिस किए रहें। नहीं आएगा अच्छी बात है, आएगा तो रिपेंट तो नहीं करना पड़ेगा ना कि काश हम किए होते तो ये क्वेश्चन कर लेते। इसलिए हम काश नहीं जानना चाहते, काश के पीछे ही नहीं जाना चाहते हम। चलो, द रैपिड ऑफ फॉरेस्ट्स हैज कॉज्ड आ, द रैपिड क्या, रैपिड एक्सपेंशन, रैपिड एक्यूमुलेशन, रैपिड डिप्लेशन या रैपिड रिस्टोरेशन, क्या होगा? जल्दी से आंसर करो सर यहां पर ना, जितना जल्दी आंसर करोगे उतना ही जल्दी हम आगे बढ़ पाएंगे। बोलो 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 बोलो, जल्दी से बोलो। देखो यहां पर कह रहा है, फिर से देखो, रैपिड तेजी से फॉरेस्ट का जो क्या हो रहा है कि काज हो रहा है वाइल्ड लाइफ के ड्रॉप में। वाइल्ड लाइफ के ड्रॉप में कुछ तो कारण हो रहा है, और उसका कारण का क्या है? रैपिड फॉरेस्ट क्या हो रही है? रैपिड फॉरेस्ट की कमी, मतलब तेजी से फॉरेस्ट में कमी हो रही है ना। अगर फॉरेस्ट में कमी होगी तभी तो वाइल्ड लाइफ ड्रॉप होगा, तभी तो वाइल्ड लाइफ ड्रॉप होगा। तो फॉरेस्ट में कमी हो रही है, और कमी को बताने के लिए एक्सपेंशन नहीं होता सर, कमी के लिए हम डिप्लेशन, सॉरी क्या बोलते हैं, डिप्लीशन का यूज करते हैं। किसका? डिप्लीशन का। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा सर? सी हो जाएगा, द रैपिड डिप्लेशन ना, रैपिड डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट। इसको कह सकते हो कि क्वांटिटी में रिड्यूस, क्वांटिटी रिड्यूस हो रही है। ठीक है, चलो तो यहां पर हो जाएगा डिप्लेशन। ठीक है, द रैपिड डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट्स हैज काज्ड आ ड्रॉप इन वाइल्ड लाइफ, हैज काज्ड आ मार्जिनल ड्रॉप, ड्रेस्टिक ड्रॉप, ड्राउटफुल ड्रॉप या फिर ट्राइबल ड्रॉप। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा सर यहां पर? बोलो जल्दी से, बोलो 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 बोलो। हाँ डिप्लेशन, वेरी गुड। चलो आंसर करना सर, आंसर करना। मार्जिनल होगा, डाउटफुल होगा, ट्राइबल होगा। भैया अगर फॉरेस्ट की कमी हो, एक सेकेंड, बस एक सेकेंड ना, हाँ यहां पर कहां तो है, ये है। अगर फॉरेस्ट की कमी होगी तो वाइल्ड लाइफ के ड्रॉप में वाइल्ड लाइफ बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाएगी, और बहुत ज्यादा ड्रॉप होने की वजह से हम यहां पर ड्रेस्टिक का यूज करेंगे। ड्रेस्टिक मतलब होता है ज्यादा ना, भारी गिरावट हो जाएगी, सीवियर जिसको आप बोल सकते हो ना। ड्रेस्टिक का ही मतलब क्या होता है? सीवियर होता है, तो आप इसका यूज कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। चलो, सीवियर ड्रॉप इन वाइल्ड लाइफ, एज हैबिटेट्स डिसअपियर मेनी स्पीसीज फेस एक्सटिंक्शन। ओके, टू दिस इशू गवर्नमेंट मस्ट इन्फोर्स, मतलब टू इस इशू को कुछ तो करने के लिए गवर्नमेंट को इन्फोर्स करना चाहिए। तो इस इशू को क्या करने के लिए? कॉम्बैट करने के लिए, इग्नोर करने के लिए, एलिवेट करने के लिए, या इंस्टिगेट करने के लिए? बताओ इस इशू को क्या करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए? बोलो। इस इशू को इग्नोर करने के लिए, भैया इस ये बहुत बड़ा इशू है, अगर गवर्नमेंट इग्नोर कर रही है तो फिर प्रॉब्लम है गवर्नमेंट में ना। इस इशू को एलिवेट करना नहीं होता भैया, एलिवेट करना, बल्कि
इस इशू को क्या करना होता है सर, इशू को कॉम्बैट करना होता है। कॉम्बैट का मतलब है किसी चीज के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, इस इशू के खिलाफ खड़े होने के लिए, इस मुसीबत के लिए के विरुद्ध जाने के लिए। तो क्या होगा यहां पर, कॉम्बैट होगा। क्या होगा सर, सर यहां पर हो जाएगा कॉम्बैट दिस इशू, यानी इस इशू को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट मस्ट इन्फोर्स लॉज एंड इनकरेज इको फ्रेंडली इन इंडस्ट्रीज। मस्ट इन्फोर्स, कैसे लॉ को इन्फोर्स करना चाहिए, फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल, एम्बिगुअस, लेनियंट या स्ट्रिंजेंट। आंसर करो सर, आंसर करो। कैसे लॉ को लाना चाहिए, स्ट्रिक्ट लॉ को लाना चाहिए या फिर नॉर्मल लॉ को ला लेना चाहिए। भैया फ्लेक्सिबल लॉ लाया जाएगा तो कभी ये इशू सॉल्व नहीं होगा। एम्बिगुअस होगा तो जब एम्बिगुअस होगा तो कहां से इशू सॉल्व होगा सर। लेनियंट नहीं होना चाहिए, स्ट्रिंजेंट होना चाहिए। स्ट्रिंजेंट का मतलब है स्ट्रिक्ट। क्या होना चाहिए, एक स्ट्रिक्ट लॉ आना चाहिए जिससे हम फॉरेस्ट में हो रही कमी को कम बचा सकते हैं, वाइल्ड लाइफ के ड्रॉप को बचा सकते हैं ना। स्ट्रिक्ट, लेनियंट, और क्या है यहां पर देख लो, और क्या है, लाइबिलिटीज, इमिशंस, प्रैक्टिसेस, डिस्ट्रक्शंस। आओ क्वेश्चन पर चलते हैं, पहले ऑप्शन देख लिया, क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां पर देखो, एंड इनकरेज इको फ्रेंडली, बताओ इन इंडस्ट्रीज। इको फ्रेंडली क्या बोलोगे, इको फ्रेंडली लाइबिलिटीज या इको फ्रेंडली इमिशंस, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस या इको फ्रेंडली डिस्ट्रक्शंस। जल्दी आंसर करो सर। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, चलो आगे इसका बताओ। इको फ्रेंडली क्या सर, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस ना, हाँ इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस होना चाहिए, क्योंकि इको फ्रेंडली जब प्रथाएं चलेंगी, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस चलेंगी, तभी जाकर के हम कुछ कर पाएंगे ना। अगर हमें इको फ्रेंडली चीजों की प्रैक्टिस कराई ही नहीं जाएगी तो हम कैसे उसका यूज करेंगे, कैसे उसको लाइफ में अप्लाई करेंगे और कहां से सारी मतलब जो प्रॉब्लम चल रही है सॉल्व कर पाएंगे। तो प्रैक्टिसेस विल बी द करेक्ट आंसर। आओ आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है चूज द करेक्ट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव और पैसिव वॉइस हमें बताना है। देखो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, इट डजेंट मैटर, बिल्कुल इसका मतलब ही नहीं है। हम आपको तरीका बताएंगे, सीधा वर्ब देखना पता चल जाएगा, वर्ब देखना पता चल जाएगा। यानी अगर डू डज है तो पैसिव वॉइस में इज एम आर वर्ब थर्ड होना चाहिए। डिड है पैसिव वॉइस में वाज वर वर्ब थर्ड होना चाहिए। इज एम आर है पैसिव वॉइस में इज एम आर बीइंग वर्ब थर्ड होना चाहिए। वाज वर है पैसिव वॉइस में वाज वर बीइंग वर्ब थर्ड होना चाहिए। हैज हैव है पैसिव वॉइस में हैज हैव बीन वर्ब थर्ड होना चाहिए। हैड है पैसिव वॉइस में हैड बीन वर्ब थर्ड होना चाहिए ना। ये अगर कोई मॉडल वर्ब है तो पैसिव वॉइस में मॉडल वर्ब बी वर्ब थर्ड होना चाहिए। अब देखो यहां पर इज वर्ब आईएनजी फॉर्म है, पैसिव वॉइस में इज एम आर बीइंग वर्ब थर्ड होना चाहिए। इसने इज एम आर नहीं लिखा, इसने इज एम आर नहीं लिखा, इसने इज एम आर लिखा, बीइंग नहीं लिखा, इसने इज एम आर बीइंग वर्ब थर्ड लिखा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर, बोलो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाज बीइंग कहां होगा, हाँ पैसिव वॉइस में डी होगा। पता है क्यों होगा, अगर अभी डाउट है या कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो पूछ लो, और अगर नहीं है तो फिर अच्छी बात है ना, मतलब तब तो फिर अच्छी बात है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। चलो आगे बढ़ें। कह रहा है हु टोर दिस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। सर टोर का मतलब क्या है, टीयर। टोर कौन सी फॉर्म है सर, सेकंड फॉर्म है। वर्ब सेकंड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस में वाज वर होना चाहिए। ठीक है सर, इसने वाजवर लिखा है, इसने नहीं लिखा, इसने नहीं लिखा, इसने वाजवर लिखा है। सर अगर हु आता है तो उसका पैसिव बाई हुम से बनता है। तो देख लो बाई हुम किसने लिखा, सर इसने बाई हुम लिखा, इसने नहीं लिखा। करेक्ट आंसर क्या होगा सर बोलो क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नहीं देखे थे, चलो ठीक है, ऑप्शन देख करके ना, ऑप्शन देख करके क्यों होगा, क्यों होगा आइए हम बताते हैं क्यों होगा ना। सुनो सुनो, ये कुछ चीजें हैं जो याद रख लो, मैं इसको बार बार पढ़ाता हूं। अगर आप लाइफ में कभी एक्टिव पैसिव ही नहीं पढ़े हो लेकिन एग्जाम में एक्टिव पैसिव आ गया है तो आप फिर भी कर सकते हो, बट ये चीज याद होनी चाहिए। क्या है,
अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब फर्स्ट है, या वर्ब में यस या ईएस है, या डू या डज है, तो पैसिव वॉइस में देख लेना इज, एम, आर वर्ब थर्ड होना चाहिए। अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब सेकंड है या डिड है, तो पैसिव वॉइस में वाज वर्ब थर्ड होना चाहिए। अगर एक्टिव वॉइस में हैज, हैव या हैड है, तो पैसिव वॉइस में भी हैज, हैव या हैड प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म होना चाहिए। अगर एक्टिव वॉइस में इज, एम, आर ना, इज, एम, आर प्लस वर्ब आईएनजी है, तो पैसिव वॉइस में भी इज, एम, आर बीइंग वर्ब थर्ड होना चाहिए। अगर एक्टिव वॉइस में वाज वर्ब आईएनजी है, तो पैसिव वॉइस में भी वाज बीइंग वर्ब थर्ड होना चाहिए। अगर एक्टिव वॉइस में कोई मॉडल वर्ब है, इसमें आपका सेल विल भी आ जाता है, ठीक है, कोई भी मॉडल वर्ब है और वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, तो पैसिव वॉइस में वही मॉडल वर्ब लेकिन बी लगा करके वर्ब थर्ड लिख देते हैं। अब यही वजह है, इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको आप चाहो तो क्या कर सकते हो सर, इसको आप चाहो तो सर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, ले लिए। बोलो जिसको नहीं पता है, जिसको पता है उसकी तो अच्छी बात है, नहीं पता तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, अब इस सेंटेंस में देखो, यहां पर आ जाओ, देखो यहां पर इज, एम, आर वर्ब आईएनजी है, तो यहां पर कह रहा है कि पैसिव बनाने के लिए इज, एम, आर वर्ब आईएनजी होगा, तो इज, एम, आर बीइंग वर्ब थर्ड होना चाहिए। इज, एम, आर बीइंग वर्ब थर्ड सिर्फ इसी में है, इज, एम, आर बीइंग वर्ब थर्ड, और किसी में है ही नहीं, इसलिए ये करेक्ट हुआ है। और इसमें भी देख लो, अगर वर्ब सेकंड फॉर्म है तो यहां पे कहा गया कि वर्ब सेकंड आएगा तो पैसिव में वाज वर्ब थर्ड होना चाहिए। यहां पर देखो, इसने वाज लिखा, इसने वाज लिखा, ये दोनों नहीं लिखे, इनकरेक्ट हो गए। ठीक है सर, वर्ब थर्ड तो दोनों ने लिखा, लेकिन हु का जब पैसिव बनता है तो बाई हुम होना चाहिए, इसने बाई हुम लगाया, इसने नहीं लगाया, इसलिए ए यहां पर करेक्ट होगा। बोलो अब समझ में आया? अब समझ में आ गया? आओ इस क्वेश्चन को बताओ, चूज द करेक्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच फॉर्म। करेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच फॉर्म बताना है, ठीक है जी सर। आओ चलो फिर गले में खिच खिच ना, एक सेकेंड। चलो सर इसमें देखो, कह रहा है रोहन से, अच्छा नरेशन नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, 5 रूल याद रख लो। रिपोर्टिंग वर्ब चेंजिंग, कंजक्शन, प्रोनाउन टेंस और नियरनेस नोटिंग वर्ड चेंजिंग, ये 5 रूल सारे सारे सेंटेंस का पढ़ लो बस। असर्टिव में रिपोर्टिंग वर्ब टेल, टेल से टोल्ड होती है, अगर ऑब्जेक्ट है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। देखो थोड़ा सा तो नरेशन थोड़ा सा तो पता होना चाहिए ना, थोड़ा सा पता होना चाहिए, नहीं तो अभी अगर बताने चलूंगा तो आधे घंटे बताने में लग जाएगा। तो रिवीजन है ना, रिवीजन है तो इसलिए थोड़ा सा प्रयास करना कि रूल पहले से पता होना चाहिए। असर्टिव सेंटेंस होगा कंजक्शन दैट लग जाएगा, इंट्रोगेटिव होगा इफ या वेदर लग जाएगा, डबल इंट्रोगेटिव होगा वही क्वेश्चन वर्ड कंजक्शन बन जाएगा, इंपरेटिव होगा टू या नॉट टू का यूज कर लेंगे, और अगर ऑप्टेटिव होगा तो दैट लग जाएगा, एक्सक्लामेटरी होगा तो दैट लग जाएगा। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो सेंटेंस असर्टिव है, कंजक्शन दैट लगेगा, ठीक है, सबने दैट लगाया है, अच्छी बात है, सबने दैट लगाया है। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो टोल्ड नहीं होगा, अच्छी बात है, टोल्ड किसी ने नहीं लिखा है। सेंटेंस में प्रोनाउन चेंजिंग करते हैं तो आई को रोहन से बदलेंगे, ही आएगा, सभी ने लिखा है, अच्छी बात है। अब यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में होती है तो टेंस चेंजिंग करना पड़ता है, हैव का होता क्या है, हैड होता है। सर इसने हैड लिखा, इसने हैज लिखा, इसने वाज लिखा, इसने इज लिखा, अब आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब सारे के सारे 3 ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए तो रिमेनिंग जो 1 है वही करेक्ट होगा। आगे भी, आगे हम क्यों अपना टाइम लॉस करें ना, आगे हम क्यों अपना टाइम लॉस करें? क्लियर है? ए करेक्ट आंसर क्यों होगा, समझ में आया है? आओ आगे बढ़ते हैं। द टीचर सेड कामा इन्वर्टेड कामा डू नॉट मेक नॉइस इन द क्लास। टीचर ने कहा डू नॉट मेक नॉइस इन द क्लास, क्लास में नॉइस ना करना। अच्छा जी, नहीं करेंगे। टीचर ने यहां पर क्या किया होगा? टीचर ने यहां पर ऑर्डर दिया होगा, ठीक है,
ठीक है सर, देखो फॉरवर्ड लगा सकते हैं, लेकिन फॉरवर्ड के साथ में नॉट टू नहीं आता, फॉरवर्ड के साथ में टू आता है, इसलिए ये गया। सर टीचर ने ऑर्डर दिया होगा नॉट टू मेक अ नॉइस, निगेटिव सेंटेंस है, कंजक्शन नॉट टू होता है सर। सर नॉट टू नहीं, इसने टू नॉट लिख करके गलती कर दिया, ठीक है, इसने नॉट टू लिखा, इसने टू नॉट लिख करके गलती कर दिया, यानी करेक्ट आंसर अपना क्या होगा सर, बोलो करेक्ट आंसर क्या होगा सर, सी होगा ना। क्लियर है ना, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर है तो बताना। 23rd, हाँ उसमें तो हो गया, 24 में ये क्लियर है। आओ आगे बढ़ते हैं सर। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द मिसलेनियस ग्रामर क्वेश्चन। अच्छा, कुछ मिसलेनियस ग्रामर क्वेश्चंस हैं, इनको हमें चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। हमसे कह रहा है कि चूज द सेंटेंस विद करेक्ट पैरेललिज्म। पैरेललिज्म का मतलब होता है, क्या होता है सर, पैरेललिज्म का मतलब होता है कि अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से कोई भी पार्ट को जोड़ा जा रहा है, जैसे कि कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ा जा रहा है, तो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए। अगर वर्ब जीरंड फॉर्म में है तो आगे की जितनी भी वर्ब होंगी सब जीरंड फॉर्म में होनी चाहिए। अगर अगर वर्ब सेकंड फॉर्म में है तो सारे के सारे सेकंड फॉर्म में होने चाहिए। इन्फिनिटिव है तो सारे के सारे इन्फिनिटिव होने चाहिए। जो भी होगा सेम फॉर्मेट, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए। इधर सुनो, सी लाइक्स, ठीक है, वो लाइक करती है। स्विमिंग लाइक करती है, डांसिंग लाइक करती है, ठीक है। स्विमिंग, डांसिंग, टू सिंग नहीं, यहां पर सिंगिंग होना चाहिए था, ठीक। सी लाइक्स स्विमिंग, ए टू डांस और सिंगिंग, भैया अगर ये दोनों जीरंड हैं तो इसको भी जीरंड होना चाहिए था। सी लाइक्स टू स्विम, ए अगर डांसिंग और स्विमिंग है तो यहां पर टू स्विम नहीं होना चाहिए था, स्विमिंग होना चाहिए था, या तो फिर इन सबको स्विमिंग, टू स्विम, टू डांस और टू सिंग करते। सी लाइक्स स्विमिंग, डांसिंग एंड सिंगिंग, सारे के सारे सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इसकी वजह से डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ सर। करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस फाइंड आउट करना है, थोड़ा सा जल्दी से फाइंड आउट करना है। करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस, द बॉय ब्लैंक हु इज वियरिंग अ रेड शर्ट इज माई ब्रदर। द बॉय हु इज वियरिंग अ रेड शर्ट इज माई ब्रदर। द बॉय हु इज वियरिंग अ रेड शर्ट इज माई ब्रदर। द बॉय हु इज वियरिंग अ रेड शर्ट इज माई ब्रदर। बोलो सर, हाँ जल्दी से आंसर करोगे, हाँ जल्दी से करोगे, बोलो 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 बोलो, क्या होगा सर। देखो करेक्ट आंसर हमारा अगर बात करेंगे, यहां पर कामा लगाने की कोई जरूरत ही नहीं। द बॉय हु इज वियरिंग अ रेड शर्ट इज माई ब्रदर, ये हमने आपको जब रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाता हूं तो रिलेटिव प्रोनाउन में ऐसे सेंटेंसेस कराता हूं मैं, कामा तो मैं नहीं लगाता ग्रामर की क्लास में ऐसे पढ़ाते समय, तो इसने क्यों लगा दिया। यहां भी कामा की कोई जरूरत नहीं थी। द बॉय, बॉय के लिए हु आया, हु के साथ इज आएगा ना, बॉय सिंगुलर है तो हु इज वियरिंग अ रेड शर्ट इज माई ब्रदर, बिल्कुल सही है सी, बिल्कुल सही है। कौन, बिल्कुल सही है सी, डी नहीं, सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स स्टार्ट द मीटिंग नाउ। बताओ, विल क्वेश्चन टैग है, विल वी, शैल वी, डू वी, शुड वी। इधर सुनो, जब कभी भी लेट्स आता है तो क्वेश्चन टैग याद रख लेना, क्वेश्चन टैग हमेशा शैल वी लगता है। क्वेश्चन टैग हमेशा क्या लगता है, शैल, ये याद करने वाली बात है। इंपरेटिव सेंटेंस होगा तो विल भी लगेगा, और लेट्स होगा तो शैल भी लगेगा। ठीक है, इंपरेटिव में विल वी, लेट्स में शैल वी, तो करेक्ट आंसर शैल वी होगा, और शैल वी होगा तो क्या हो जाएगा सर, बी हो जाएगा। शैल वी होगा तो क्या हो जाएगा सर, बी हो जाएगा। क्लियर है, बोलो क्लियर है ना, बी होगा। वेरी गुड, आओ आगे बढ़ते हैं। यू ब्लैंक नॉट वेट फॉर मी, आई माइट बी लेट टूडे। You dare not wait for me, I might be late today. You need not wait for me, I might be late today. या फिर या फिर और कुछ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या होगा यहां पर। सर देखो, अगर आप यहां पर बात कर रहे हो किस चीज की, हाँ सर अगर आप यहां पर बात कर रहे हो यू, आई माइट बी, सर यहां पर करेक्ट आंसर अपना क्या होगा, यू नीड नॉट वेट फॉर मी, आपको मेरा इंतजार नहीं करना चाहिए। आई माइट बी लेट टूडे, मैं आज लेट हो सकता हूं, यानी आपको मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। ऑफ द टू कैंडिडेट्स राहुल इज डेफिनेटली द बेस्ट,
मोर बेटर, बेटर, मोस्ट गुड। इसका करेक्ट आंसर कौन करेगा? जो करेगा उसको हमारी तरफ से एक चॉकलेट, ना, उसको हमारी तरफ से एक चॉकलेट, बढ़िया वाला। चलो बताओ, बोलो जरा बोलो, क्या होगा? आए हाय, ऑफ द टू कैंडिडेट्स राहुल इज डेफिनेटली, सर सुनो, कितने कैंडिडेट्स की बात हो रही है? सर दो कैंडिडेट्स हैं। सर दो कैंडिडेट हैं तो सुपरलेटिव डिग्री तो नहीं नजर आएगी। दो कैंडिडेट में सुपरलेटिव नहीं आती, तीन या तीन से अधिक, 3 आर मोर देन 3 होते हैं तब सुपरलेटिव आता है। तो बेस्ट तो नहीं हो सकता। सर मोर बेटर दोनों के दोनों कंपैरेटिव, डबल कंपैरेटिव कहीं नहीं लिखा जाता सर। सर मोस्ट गुड हो नहीं सकता। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। किसने किसने सी का आंसर किया भैया? हाँ, आय हाय 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 हाय, वाह, वाह, वाह। ए नहीं होगा ना, ए नहीं होगा, बेटर होगा। देखो जिसने सही आंसर किया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चॉकलेट चाहिए? हाँ, नहीं खाना चाहिए चॉकलेट, नुकसान करेगा, शुगर होता है उसमें ना, बहुत ज्यादा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। नहीं खाना चाहिए चॉकलेट, पागल हो, चॉकलेट नहीं खाना है। ठीक है, आओ इधर देखो। इफ इट रेन्स हैवीली टुमारो, द मार्च, बताओ, द मार्च, बोलो 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 बोलो, क्या होगा? देखो सर, इधर सुनो, इधर सुनो। इफ आया है, कंडीशनल सेंटेंस है सर। सर यहां पर प्रेजेंट आया है, जी हाँ, प्रेजेंट आया है तो फर्स्ट कंडीशनल होगा सर। फर्स्ट कंडीशनल में अगर इफ क्लास प्रेजेंट में होगा तो सेकंड क्लास फ्यूचर में होगा सर। फ्यूचर जो होता है सर, वहां पर सेल या विल होता है, वुड नहीं होता। इज कैंसल्ड नहीं होगा, द मैच इज कैंसल्ड नहीं, द मैच विल बी कैंसल्ड होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा सर? सर करेक्ट आंसर ए होगा, बी कैंसल्ड। ओके, चलो 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 चलो, वेरी गुड, सही जवाब बी नहीं होगा। ऐसा ना बोलो। चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग। चलो मीनिंग का बताना है आंसर, फटाफट यहां पर आंसर करेंगे ना, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेना है हमें टाइम पर। तो चलो पहली मीनिंग है हमारे पास यहां पर, एब्रोगेट। चलो बताओ, एब्रोगेट का सिनोनिम क्या होगा? एब्रोगेट का सिनोनिम क्या होगा? सर देखो, एब्रोगेट की अगर आप बात करोगे ना, एब्रोगेट की अगर आप बात करोगे तो एब्रोगेट का मतलब होता है कोई चीज को कैंसल कर देना, वो भी ऑफिशियली ना, ऑफिशियली किसी चीज को कैंसल कर देना एब्रोगेट होता है। इंस्टीट्यूट करना, ये तो कैंसल करना नहीं होता सर। सर इस्टेब्लिश करना, ये तो कैंसल करना नहीं होता। सर डिले करना कैंसल करना नहीं है, डिले करना किसी चीज को देर करना होता है। डिले करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज को देर करना होता है। और रिपेल का मतलब होता है कि ऑफिशियली किसी चीज को कैंसल करना या फिर किसी चीज को एबॉलिश कर देना। जो रिपील होता है इसका मतलब होता है कि ऑफिशियली किसी चीज को कैंसल कर देना। तो एब्रोगेट का करेक्ट सिनोनिम रिपील हो जाएगा, एब्रोगेट। यानी सुनो सुनो, इसको याद कैसे कर सकते हो? ऑफिशियल, ऑफिशियल्स जो होते हैं, अगर उनको आपका मामला नहीं सुनना है, आपका बात नहीं सुनना है, आपके मुद्दे से उनसे कोई फर्क नहीं है, कैंसिल करना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे? कहेंगे ए, अपने गॉड को कहेंगे अब रोक दो इनको गेट पर, अब इनको गेट पर ही रोक दो, अंदर मत आने देना इनको। यानी अब आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, सब कुछ खत्म, टाटा बाय बाय कर दिया इन्होंने, गेट पर ही हमको रोक दिया, मतलब ऑफिशियली इन्होंने हमें मना कर दिया, नहीं करूंगा मैं, तो उसका मतलब क्या हुआ? रिपील कर देना, कैंसिल कर देना ना। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। लेथार्जिक का मतलब क्या होता है सर? डायनामिक होता है, स्लगिश होता है, बुयोएंट होता है या फिर विजिलियंट होता है? बताना भैया, लेथार्जिक का मतलब क्या होगा? सर देखो, लेथार्जिक का मतलब क्या होता है? आलसी होता है ना, आलसी होता है। आलसी को हम क्या कहते हैं सर? स्लगिश कहते हैं। और क्या कहते हैं सर? सर लेजी कहते हैं। और क्या कहते हैं सर? लिस्टलेस कहते हैं। और क्या कहते हैं सर? आइडल कहते हैं। चलो इसका एक एंटोनिम बताओ सारे लोग। लेथार्जिक का 2 एंटोनिम आप जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट करो।
एंटोनिम, अभी तो हम सिनोनिम बता रहे हैं, लेथर्जिक का सिनोनिम क्या होगा? स्लगिश होगा। बट जल्दी से एंटोनिम आप बताओ कमेंट में, मैं आपके कमेंट देख रहा हूं, जल्दी से बताना है, ठीक है, जल्दी से बताना है, बोलो जरा बोलो, जल्दी से आंसर करो भाई, जल्दी से, जितनी जल्दी करोगे उतना ही मजा आ जाएगा। हाँ, क्या होगा? क्या होगा? बोलो बोलो। हाँ, एक्टिव हो जाएगा, केयरफुल हो जाएगा, वेजिलियंट हो जाएगा, हीटेड हो जाएगा ना। चलो आओ आगे बढ़ते हैं सर, चलो 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 फटाक से बढ़ते हैं। मिटिगेट का सिनोनिम बताना है। मिटिगेट का मतलब क्या होता है सर? सर सुनो, मिटिगेट का मतलब है, अरे यार कोई बात थी, अरे उस बात पर मिट्टी डालो, मतलब मिट्टी डालो मतलब बात को दबा दो, दबा करके गेट पे बैठ, गेट बंद कर दो यार, मिट्टी डालो और गेट बंद करो, हटाओ मिटिगेट। बात पर मिट्टी डाल के गेट बंद कर दिया, इसका मतलब वो उस बात को सुनना ही नहीं चाहता, मामले को शांत कर दिया, बोला हटाओ यार ऐसी बातों पर, ऐसे मामलों पर मिट्टी डालो, तो मामला शांत कर देना, मामला शांत कर देना, मतलब होगा एलिवेट करना। क्या होगा? एलिवेट करना। करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा? वेरी गुड वेरी गुड, एनर्जेटिक, हाँ ये हुआ था, लेकिन इसका आंसर नहीं है, वो उसका आंसर था ना। एलिवेट करना, किसी चीज को रिड्यूस कर देना, किसी चीज को लेसन कर देना, किसी चीज को डिमिनिश कर देना ना। एलिवेट का मतलब क्या होगा सर? रिड्यूस होगा, या फिर लेसन हो जाएगा, या फिर डिमिनिश हो जाएगा ना, डिमिनिश हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ज्यादा अभी हम डीप में नहीं जाएंगे, यानी कि और सारी चीजों को नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, सारे क्वेश्चंस को करते हैं, बाकी हम कुछ कुछ बताते चल रहे हैं, थोड़ा बहुत आप भी अपना इफर्ट डालना, मजा आ जाएगा। प्रैग्मेटिक बताओ, प्रैग्मेटिक का क्या होगा सिनोनिम? प्रैग्मेटिक का मतलब थ्योरेटिकल होता है, प्रैक्टिकल होता है, आइडियलिस्टिक होता है, या विमिस्कल होता है? प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक, जल्दी से बोलो सर, प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होगा? वेरी गुड वेरी गुड, प्रैग्मेटिक का मतलब होता है सर प्रैक्टिकल। कोई चीज प्रैग्मेटिक है, इसका मतलब वो प्रैक्टिकल है, इसका मतलब वो क्या है सर? वो प्रैक्टिकल है। या इसी को आप और क्या कह सकते हो सर? और अगर कुछ कहना चाहो तो रियलिस्टिक कह सकते हो, सेंसिबल कह सकते हो ना, रियलिस्टिक कह सकते हो, सेंसिबल कह सकते हो, और अगर हम कहें तो अरे यार रिजनेबल कह सकते हो ना, रिजनेबल, प्रैक्टिकल, हाँ रिजनेबल, सेंसिबल, प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम बनेंगे। चलो आओ, आपको अपोजिट मीनिंग चुनना है, यानी एंटोनिम बताना है। कैकोफोनी का एंटोनिम क्या होता है सर? कैकोफोनी का मतलब क्या है? रैकेट है, क्लैमर है, हारमनी है, या फिर डिसोनेंस है? बोलो जरा बोलो, और थक तो नहीं गए ना? बोल देना थक जाना, तो थक जाना तो बता देना ना। कैकोफोनी का मतलब क्या होता है सर? कैकोफोनी का मतलब होता है कोई ऐसा 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 साउंड बहुत ही कानों को चुभ रहा हो, जैसे हो सकता है किसी को हमारी आवाज ना, अब देखो मैं कोई आरजे तो हूं नहीं कि हमारी आवाज बड़ी प्यारी लगेगी, मैं भी चुभ रही हो किसी को, लेकिन क्या करोगे, मजबूरी है ना। चलो, तो कैकोफोनी का मतलब होता है भैया बहुत बेसुरा धुन, बहुत बेसुरी आवाज, धुन होता है, वैसे म्यूजिक होता है। तो रैकेट कहोगे या क्लेमर कहोगे या हारमोनी कहोगे, भैया एंटोनिम बताना है। और यहां पर अगर आप हमसे एंटोनिम पूछोगे तो एंटोनिम आपका हारमोनी हो जाएगा। रैकेट, क्लेमर, डिसोनेंस नहीं होता है, कैकोफोनी का एंटोनिम हारमोनी होता है ना। क्या होता है सर? सर हारमोनी होता है। जल्दी जल्दी आंसर करो यार, ऐसे इतना स्लो आंसर करोगे, वो कैब में इतना पीछे। हाँ, चलो इफिमेरल का बताओ, इफिमेरल का मतलब क्या होता है? पहले तो बताओ होता क्या है, पहले तो बताओ कि इफिमेरल का मतलब होता क्या है, फिर हम बताएंगे कि इसका एंटोनिम क्या होगा ना। जल्दी से बताना। इफिमेरल का मतलब, हाँ कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल शार्ट टाइम के लिए होती है, टेम्परेरी, टेम्परेरी चीजों चीजों को हम इफिमेरल कहते हैं। और एंटोनिम बताना है तो टेम्परेरी का एंटोनिम परमानेंट होता है, तो इफिमेरल का एंटोनिम भी क्या होगा? परमानेंट होगा।
इफेमेरल का एंटोनिम भी क्या होगा सर? परमानेंट हो जाएगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। आंसर तो नहीं देखे हो? नहीं, आंसर दिख जाया करे तो आंखें बंद कर लिया करो, गंदी बात नहीं करना। अपसिक्योर आंसर देखना गलत बात है। अपसिक्योर का मतलब क्या होगा? कंसील्ड होगा, वेग होगा, एक्सप्लिसिट होगा, एम्बिगुअस होगा। बोलो 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 बोलो, क्या होगा सर? बताओ। देखो, अपसिक्योर का मतलब होता है कि कोई चीज है जो बिल्कुल बिल्कुल मतलब कि कह सकते हो कि वो क्लियर नहीं है। हाँ, नॉट क्लियर कह सकते हो, हार्ड टू अंडरस्टैंड कह सकते हो। जो चीज अपसिक्योर होती है आप उसको कह सकते हो कि वो हार्ड टू अंडरस्टैंड है, यानी कि अपसिक्योर है, वो नॉट क्लियर है, उसको आप कह सकते हो कि वो कंसील्ड है, उसको आप एम्बिगुअस कह सकते हो, उसको आप वेग कह सकते हो। ठीक है, हमें एंटोनिम बताना है और करेक्ट एंटोनिम एक्सप्लिसिट हो जाएगा। और एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कि भैया वो चीज बिल्कुल स्पष्ट है। वो चीज बिल्कुल क्या है सर? वो चीज बिल्कुल स्पष्ट है ना, वो चीज बिल्कुल स्पष्ट है। चलो आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल सही जवाब है सी। एम्बिगुअस का मतलब अस्पष्ट होता है, वेग होता है, सिनोनिम बनेगा। ठीक है, टीनेसियस का मतलब बताओ। टीनेसियस, टीनेसियस का मतलब बताना है। ठीक है, रेसोल्यूट स्टब, एंटोनिम बताना है, सॉरी एंटोनिम बताना है। टीनेसियस का एंटोनिम रेसोल्यूट होगा, स्टबर्न होगा, परसिस्टेंट होगा, यील्डिंग होगा। चलो बताओ, बताओ जल्दी से, बोलो जरा बोलो ना। टीनेसियस का मतलब क्या होता है? हाँ, सी। हैं, इतना पीछे हो? हाँ, मिनिया अफी, प्लीज लाइव आओ। आप बहुत पीछे चल रहे हो, बहुत नहीं, 3 क्वेश्चंस पीछे हो। लाइव जल्दी से आ जाओ फटाक से ना। हाँ, इधर सुनो इधर सुनो। टीनेसियस को याद कैसे रखते हो? जब लोग टीन एज में होते हैं, जब लोग टीन एज में होते हैं तो बड़े ही जिद्दी होते हैं, बड़े ही जिद्दी होते हैं। ठीक है, तो उनको स्टबर्न कहोगे, उनको रिजोल्यूट कहोगे, उनको परसिस्टेंट कहोगे। लेकिन हमको तो एंटोनिम बताना है सर, तो जिद्दी नहीं है, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल है तो बोले तो यील्डिंग हो जाएगा। डी विल बी द करेक्ट आंसर ना, डी विल बी द करेक्ट आंसर। और फटाफट आंसर नहीं कर रहे हो सर, मजा नहीं आ रहा। चलो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आंसर है 39 to 42 क्वेश्चन जो हैं, मतलब 39 to 42 नंबर तक के क्वेश्चंस आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हैं, बताना है। वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, जो डिक्शनरी बनाता है उसे क्या कहते हो? हाँ, जो डिक्शनरी बनाता है उसे क्या कहते हो? कार्टोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर, फिलएटलिस्ट या फिर कैलीग्राफर? बोल दो ना जरा ना। देखो, सबको समझ लो, जो डिक्शनरी बनाता है उसको लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। ठीक है जी, जो डिक्शनरी बनाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं सर? सर उसे हम लोग लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। अच्छा, तो कैटोग्राफर किसे कहते हैं सर? जो एक सेकेंड यार, बहुत ज्यादा ही पतला दुबला मेरी तरह हो गया ये। जो मैप बनाता है उसे हम कार्टोग्राफर कहते हैं। और सर जो स्टाम्प को कलेक्ट करता है उसे हम कहते हैं फिलाटेलिस्ट। सर कैलीग्राफर किसे कहते हैं? जो ब्यूटीफुली राइटिंग करता है, जो ब्यूटीफुल राइट करता है कुछ, उसे कैलीग्राफर कहते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा सर? लेक्सिकोग्राफर हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना नहीं पता है तो। आओ अगला क्वेश्चन। फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेस, भैया अगर किसी को कन्फाइंड प्लेसेस से डर होता है तो उसे क्या कहते हैं? बोलो, जेनोफोबिया, एक्रोफोबिया, क्लास्ट्रोफोबिया या एगोराफोबिया? बोलो जरा बोलो, क्या कहते हैं सर? हम्म, बोलो 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 बोलो। देखो देखो, जो एगोराफोबिया होता है ये तो नहीं होगा सर। क्यों? क्योंकि एगोराफोबिया जो होता है ये ओपन प्लेस से डर लगता है। जिसको ओपन प्लेस से जब किसी को डर लगता है तो उसे कहते हैं एगोराफोबिया। सर क्लास्ट्रोफोबिया इज द करेक्ट है। क्या कहते हो, क्लास्ट्रोफोबिया होना चाहिए? हाँ,
हाँ, कन्फाइंड प्लेस का क्लास्ट्रोफोबिया ही तो होता है। एक बार आप करो, थोड़ा सा मुझे डाउट की स्मेल आ रही है, एक बार आप कमेंट करो, जल्दी बताओ, क्लास्ट्रोफोबिया ही होगा ना? थोड़ा सा कंफर्म करके बताओ जल्दी से, मतलब आप भी बताओ तो पता तो चले। अच्छा, सी क्लास्ट्रोफोबिया, पक्का ना? ठीक है फिर, ठीक है फिर, क्लास्ट्रोफोबिया। सर जेनोफोबिया क्या होता है? सर जो स्ट्रेंजर से जिनको डर लगता है उनको जेनोफोबिया कहते हैं। सर एक्रोफोबिया क्या होता है? भैया जिसको हाइट से डर लगता है उसे एक्रोफोबिया कहते हैं। जिसको ऊंचाई से डर लगता है उसे एक्रोफोबिया कहते हैं। जैसे आजकल, कहूं मैं जैसे आजकल, हम्म, कहीं कहीं पर, हर जगह नहीं, आप अपने ऊपर मत ले लेना, ठीक है, बट जानते हो, मन है बोलने का, बोल दूं। जैसे आजकल अलग अलग जगहों पर मर्द समाज हाइट से डरा हुआ है, क्योंकि उनकी वाइफ या गर्लफ्रेंड पहाड़ों पर ले जा करके ढकेल दे रही है, गिरा दे रही है, निपटा दे रही है, तो मर्द समाज को थोड़ा सा तो भाई हाइट से डर लगने लगा है ना, तो उसे एक्रोफोबिया बोलेंगे। चलो आओ, अ रेमेडी ऑफ फॉर ऑल डिसीज, सारी की सारी डिसीज की जो रेमेडी होती है उसे क्या कहते हो सर? सर उसे कहते हैं हम लोग रामबाण, और रामबाण में राम के साथ सिया आती हैं तो पेनेसिया होता है। क्या होता है? पेनेसिया, पेनेसिया। एंटीडोट क्या होता है सर? बोलो, एंटीडोट तो पता है ना भैया? ऐसे मेडिसिन जो पॉइजन को काउंटर करे उसे एंटीडोट कह देते हैं ना, उसे एंटीडोट कह देते हैं। चलो आओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आओ इधर जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ, अरे भैया जो हमेशा डार्क साइड देखता है, हमें ना उससे तो नफरत सी हो जाती है। हम ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में इतना सा जगह नहीं देना चाहते यार, जो हमेशा डार्क साइड देखते रहते हैं, हाँ इससे ये हो जाएगा, बुरा होगा ये। अरे तो कभी तो पॉजिटिव हो जाओ, तुम्हारा जन्म हो गया है क्या हमेशा आने के अंदर गलत ही बोलने के लिए ना? तो डार्क साइड अगर जो उसको हो जाता है उससे हम लोग ऑप्टिमिस्टिक तो नहीं कहते, साइनिक तो कहते नहीं, मिसएंथ्रोप तो जो ह्यूमन से नफरत करता है, क्या कहते हैं उसे? बोलो 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 बोलो, क्या कहेंगे सर उसे? हाँ, उसे कहेंगे पेसिमिस्ट, जो हमेशा डार्क साइड ढूंढता रहता है ना। ए मिसेंथ्रोप जो होता है उसे ह्यूमन समाज, जिसको ह्यूमन से नफरत हो जाए, सोसाइटी से नफरत हो जाए, उसे कहेंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? पेसिमिस्ट हो जाएगा, ठीक है, हाँ पेसिमिस्ट हो जाएगा। साइनिक क्या होता है सर? जो ह्यूमन की सिंसियरिटी को डिस्टर्ब करे, उसे साइनिक कहते हैं। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है सर? जो हमेशा ब्राइट साइड देखता है, उसे ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, ठीक है। चलो करेक्ट इडियम और फ्रेज बताना है सर। अच्छा जी, टू बाइट द डस्ट, भैया किसी को डस्ट खिला देना, बाइट करना मतलब होता है ना डस्ट मुंह में जाना, किसी को डस्ट खिला देना, धूल चटा देना। युद्ध में कहते हैं ना, युद्ध में उसने धूल चटा दिया, मतलब हरा दिया। हरा दिया बोले तो बोले तो बोले तो बोले तो फेल कर देना या फिर डिफीट कर देना, फेल कर देना या फिर क्या कर देना सर? सर डिफीट कर देना। क्लियर है? बोलो, क्लियर है? आगे बढ़ें, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, एन एन अपरेंट मिसफॉर्चुनेट दैट हैज गुड रिजल्ट। हाँ, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है एन अपेरेंट मिसफॉर्चून दैट हैज गुड रिजल्ट, ठीक है, दैट हैज गुड रिजल्ट। देखो इडियम फ्रेज है, याद करना पड़ेगा सर, कुछ कर नहीं सकते। रीड बिटवीन द लाइंस, भैया लाइन के बीच में पढ़ रहा है, लाइन तो पढ़ ही रहा है, लाइन के बीच में वैसे कुछ लिखा तो नहीं है, इसका मतलब उसको लग रहा है कुछ अंदर छुपा हुआ है, तो वो हिडन मीनिंग को समझना चाहता है। और हिडन मीनिंग को समझना यानी अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, बी विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ, बी विल बी द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा और फास्ट फास्ट आंसर करते हैं ना, और फास्ट फास्ट। अ वाइल्ड गूज चेस, अच्छा, अ वाइल्ड गूज चेस का मतलब क्या होता है? एन एग्रेसिव परस्यूट, अ फूलिश एंड होपलेस सर्च, अ सक्सेसफुल बिजनेस डील, अ रिलैक्सिंग जर्नी। क्या होगा सर? बोलो, क्या होगा? अ वाइल्ड गूज चेस यानी कि ऐसा समझो, अ वाइल्ड गूज चेस, अगर कोई भी ऐसा चीज है जो कि जंगल में गो चला गया,
और आप उसका पीछा कर रहे हो, तो भैया जंगल में अगर कोई चीज चला गया तो अब आप उसको नहीं पकड़ पाओगे, उसका पीछा करना बेकार जाएगा आपका। यानी कि आप अगर अब उसको पीछा कर रहे हो, उसको ढूंढ रहे हो, लेकिन जंगल में चला गया, तो आपकी जो खोज होगी वो मूर्ख वाली है, होपलेस वाली है, क्योंकि आपको कुछ मिलना है नहीं, वो जंगल में चली गई है, अभी अभी आप खोज रहे हो, तो भैया फूलिश हो चुके हैं हम। तो अ वाइल्ड गोस्ट चीज का मतलब होगा अ फूलिश एंड होपलेस सर्च ना। क्या हो जाएगा सर? बी हो जाएगा ना, बी हो जाएगा, अ फूलिश एंड होपलेस सर्च, बेकार का प्रयास भी होता है। वर्थ, क्या बोलते हैं उसको, ऐसा कुछ ना, इफर्ट। अरे यार चलो आगे बढ़ो, जाने दो। करेक्ट फ्रेजल वर्ब बतानी है हमको सर, ठीक है। द मैनेजर डिसाइडेड टू ब्लैंक द मीटिंग ड्यू टू हैवी रेन। हैवी रेन होने की वजह से मैनेजर ने डिसाइड कर दिया कि भैया मीटिंग को कैंसिल किया जाए। बताओ, कॉल इन, कॉल ऑफ, कॉल आउट, कॉल अपॉन, कौन सी ऐसी फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब कैंसिल करना होता है? हाँ बोलो 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 बोलो। हाँ वेरी गुड, इधर सुनो इधर सुनो। कालिन का मतलब होता है कि रिक्वेस्ट करके बुलाना, समझ लेना। कॉल इन का मतलब होता है रिक्वेस्ट करके बुलाना, और कॉल ऑफ का मतलब होता है कोई चीज को कैंसिल करना। करेक्ट आंसर बी होगा। कॉल आउट का मतलब क्या होता है सर? एक्सपोज करना, शाउट करना। और कॉल अपान का क्या होता है बताओ? कॉल अपान का मतलब क्या होता है? कहीं पर विजिट करना। काल अपान का मतलब कहीं पर विजिट करना, ठीक है। आगे बढ़ो सर। ही ब्लैंक अ फॉर्च्यून व्हेन हिज रिच अंकल डाइड। वाह, जब उसके रिच अंकल निपट गए तो भैया उसको फॉर्च्यून मतलब उसकी किस्मत जग गई। कम अक्रॉस, कम ओवर, केम इनटू, केम आउट, क्या होगा? बोलो 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 बोलो। मतलब उसको बहुत कुछ मिल गया ना, जब उसके अंकल जी रिच अंकल थे, डाई हो गए निपट गए, तो उसको तो बहुत कुछ मिला होगा। तो भैया क्या बोलोगे उसको? उसको क्या बोलोगे? देखो, कम अक्रॉस का मतलब तो होता है कि कोई चीज आप बाय द वे अचानक पा गए ना। फाउंड इन चांस मतलब फाइंड बाय चांस कह सकते हो। जब आप कोई चीज बाय चांस मिल जाए उसे कहते हैं कम अक्रॉस, अचानक से कोई चीज मिल जाए। कम ओवर का मतलब क्या होता है सर? देखो, कम ओवर तो हर कोई जानता है भैया, कम ओवर का मतलब होता है विजिट करना ना। तो केम ओवर मतलब विजिटेड हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा सर? आंसर जल्दी से करो, क्या होगा? केम इनटू। केम इनटू का मतलब होता है रिसीव करना ना। केम इनटू का मतलब होता है इनहेरिट करना, इनहेरिट करना कोई चीज को। तो यहां पर तो उसको इनहेरिट हो गया ना फॉर्चून, व्हेन हिज रिच अंकल डाइड। जब उसके रिच अंकल मर गए तो भैया सारी संपत्ति उसको रिसीव हो गई, तो इनहेरिट मतलब हो जाएगा केम इनटू। अगला क्वेश्चन बताओ। चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड यूजेस। करेक्ट स्पेलिंग बताना है। एकोमोडेशन की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? चलो आंसर करो जल्दी से, फटाक से आंसर करना। एकोमोडेशन की करेक्ट स्पेलिंग बोलो सर, बोलो। क्या होगा सर? और ये बताओ, समझ में आ रहा है? क्लियर है? सेशन हेल्पफुल है? अगर है तो प्लीज, प्लीज जरूर लाइक वगैरह किए रहना ना, लाइक वगैरह किए रहना। देखो, एकोमोडेशन की अगर हम स्पेलिंग की बात करेंगे तो एकोमोडेशन में डबल सी डबल एम होता है सर। डबल सी सिंगल एम लिखा, डबल सी सिंगल एम लिखा, डबल सी डबल एम लिखा, सिंगल सी डबल एम लिखा। करेक्ट आंसर क्या होगा सर? सी होगा। डबल सी डबल एम होना चाहिए, डबल सी डबल एम होना चाहिए ना। तो यहां पर होगा सी, यहां पर क्या होगा? सी होगा, ए नहीं होगा ना। हाँ सी। चलो आओ देखो इधर। द आर्टिस्ट मिक्स्ड पेंट्स ऑन हिज वुडन। आर्टिस्ट ने पेंट को मिक्स किया अपने वुडन पैलेट पे, पैलेट पे, प्लेट पे, पेलेट पे। क्या होगा करेक्ट आंसर? यहां पर क्या होता है जिस पर आर्टिस्ट अपने कलर को मिक्स करते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? जो रंग, कलर वगैरह मिक्स करने वाला एक वो होता है जिस पर मिक्स करते हैं, उसको क्या कहते हैं? पैलेट कहते हैं, पैलेट। PALET, टी ई, ये होता है ना, PALETTE। समझे? समझे? क्या होगा सर? सी होगा ना। चलो आगे बढ़ो सर। अरे वाह,
हमको ना एक प्यारा सा पैसेज दिया गया है और कह रहा है कि इस छोटे से पैसेज को पढ़ लो और पढ़ करके आंसर कर दो जो क्वेश्चन बन रहे होंगे। ठीक है, छोटा सा तो पैसेज है, पढ़ लेते हैं, पढ़ करके आंसर कर लेंगे हम। एक बार पढ़ लो पैसेज को ना। चलो पैसेज को पढ़ते हैं, एक बार आओ हमारे साथ पढ़ लेना, अच्छा लगेगा हमको आपको भी। टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न क्लासरूम्स हैज शिफ्टेड लर्निंग फ्रॉम टीचर सेंटर्ड टू स्टूडेंट सेंटर्ड टीचर्स। अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है ना। नाउ एक्ट, एक सेकेंड, नाउ एक्ट एज फैसिलेटर्स guiding students through the digital world. While this builds independent thinking, it creates challenges. The digital divide is a harsh reality. Students from poorer areas often lack internet and devices. Furthermore, constant screen time worries psychologists about shrinking attention spans. Despite this, digital literacy remains essential for success today. ठीक है, ठीक है। आओ अब क्वेश्चन देखेंगे सर। व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज? पैसेज का मेन आइडिया क्या है? हाई कास्ट ऑफ स्कूल कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन एंड इट्स चैलेंजेस, द एंड ऑफ ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स, द हेल्थ रिस्क ऑफ स्मार्टफोन्स। पैसेज में क्या बातें हो रही है? टेक्नोलॉजी मॉडर्न क्लासरूम में शिफ्ट हो रही है, टीचर सेंटर टू स्टूडेंट सेंटर हो रहा है लर्निंग, टीचर्स नाउ एक्ट एज अ फैसिलिटेटर गाइडिंग स्टूडेंट्स थ्रू द डिजिटल वर्ल्ड, द बिल्ड इंडिपेंडेंट थिंकिंग, इट क्रिएट्स चैलेंजेस। यहाँ पे चैलेंजेस भी हैं भैया। टेक्नोलॉजी और एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एजुकेशन में उसकी बात हो रही है और इसके हो रहे चैलेंजेस की बात हो रही है ना। ना अभी ये मत सोचना कि रीडिंग कंप्रेंशन हो जाएगा अब हम भागें, अभी और क्वेश्चन है ग्रामर के, ठीक है, और क्वेश्चन है ग्रामर के, लेकिन ये 5 क्वेश्चन तो हमें करना है भाई, कंप्रेंशन के क्वेश्चन आते हैं, छोड़ तो सकते नहीं। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा हाउ हैज द टीचर्स रोल चेंज्ड? टीचर का रोल कैसे चेंज हो गया है? बोलो। कह रहा है दे ओनली टीच कंप्यूटर साइंस। अरे नहीं बाबा, सब पढ़ाते हैं। दे आर रिप्लेस्ड बाय मशीन्स। अरे कहां रिप्लेस हो गए मशीन से? दे एक्ट एज गाइड्स एंड फैसिलेटर्स। हाँ। दे गिव आउट मोर होमवर्क। अरे ना 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 ना, दे एक्ट एज गाइड्स एंड फैसिलेटर्स। क्या करेक्ट आंसर होगा सर? सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्यों सर? क्यों सर? करेक्ट है ना। चलो आगे बढ़ो सर। व्हाट डज डिजिटल डिवाइड मीन? डिजिटल डिवाइड मीन से क्या होता है? द गैप इन एक्सेस टू टीच टूल्स एमंग डिफरेंट ग्रुप्स, द फिजिकल स्पेस बिटवीन क्लासरूम कंप्यूटर्स, द एज डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, द टाइम स्पेंट ऑन स्क्रीन्स वर्सेस बुक्स। वैसे ये बताओ, बुक्स में पढ़ने में मजा आता है या स्क्रीन पे पढ़ने में मजा आता है? हाँ, फिर बढ़ते हैं, चलेंगे, पढ़ लेते हैं। पहले ये बताओ मुझे, बोलो, किसमें पढ़ने में मजा आता है आपको, बुक में या फिर डिजिटल डिवाइसेस में? हम्म थोड़ा सा तो 1-2 मिनट तो बातें कर सकते हैं ना, लेकिन थोड़ा सा डर भी लगता है यार। फिर कोई रिकॉर्डर देखता है तो कहते हैं बहुत बात करते हैं। लेकिन अगर बात बात ना करें, क्लास बोरिंग नहीं लगने लगेगी। थोड़ा बहुत तो बनता है भाई, इतना तो अधिकार हमको दो। और बिना बात किए तो हमसे ना होगा, हमसे ना हो पाएगा। फिर बताओ, डिजिटल डिवाइड मीन से क्या होता है? अच्छा पहले वो बताओ मुझे, किसमें पढ़ने में मजा आता है? डी में? ना 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 ना, पढ़ने में जो डिजिटल डिवाइड का मतलब होता है, इसका मतलब होता है द एज डिफरेंस बिटवीन, ना 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 ना, द फिजिकल स्पेस बिटवीन क्लासरूम कंप्यूटर, द गैप इन एक्सेस टू टेक टूल्स अमंग डिफरेंट ग्रुप्स। डिजिटल डिवाइड का मतलब होता है कि गैप जो है एक्सेस करने में टेक टूल्स एमंग डिफरेंट ग्रुप्स, जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनमें टेक टूल्स को एक्सेस करने में जो गैप हो गया है उसी को डिजिटल डिवाइड कहते हैं। मतलब समझो, जैसे कि कुछ एरिया में इंटरनेट नहीं पहुंच पा रहा है, कुछ एरिया में बहुत सारी चीजों की लैक है, तो इसकी वजह से इसको डिजिटल डिवाइड कहते हैं, जो गैप हो गया है ना। तो यहां पर ए विल बी द करेक्ट आंसर। वाह, 54 का भी आंसर आ गया, देख रहे हो। हमने तो अभी 54 किया ही नहीं, कहां से आंसर कर रहे हो जी? हैं? फोरकास्ट हैं? आओ देखो,
वाई आर साइकोलॉजिस्ट वरीड, साइकोलॉजिस्ट वरीड क्यों है? स्टूडेंट्स आर बाइंग टू मेनी डिवाइसेस, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सारे डिवाइस खरीद रहे हैं? ना 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 ना। इंटरनेट स्पीड्स आर टू स्लो हैं, अटेंशन स्पैन्स माइट बी श्रिंकिंग, टीचर्स आर ओवरवर्क्ड। बताओ बताओ क्या होगा? साइकोलॉजिस्ट को इससे क्या दिक्कत है? अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं इसमें, तो साइकोलॉजी का क्या असर है? साइकोलॉजी का असर पता है क्या है? असर ये है कि जो हमारा स्पैन अटेंशन है, अटेंशन स्पैन है ना, वो बहुत कम होता जा रहा है। क्योंकि हमारे हाथों में जब फोन होता है तो हम रील्स खींचते हैं। रील्स खींचने की वजह से हमारा जो माइंड होता है, उसका अटेंशन स्पैन, जो कंसंट्रेशन पावर है, कम होती जाती है। उसको लगता है कि हर कुछ सेकंड में कुछ नया मिले, कुछ नया मिले। इसकी वजह से कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। इसलिए साइकोलॉजिस्ट को इससे प्रॉब्लम है। करेक्ट आंसर सी होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर सी होगा। तो जिन्होंने भविष्यवाणी करी थी, गलत भविष्यवाणी कर दिया था आपने ना। व्हाट इज द आथर्स फाइनल कंक्लूजन? आथर का फाइनल कंक्लूजन क्या है? टेक्नोलॉजी शुड बी बैंड इन स्कूल्स, ओनली रिच स्टूडेंट्स कैन लर्न प्रॉपरली, digital literacy is vital despite the hurdles, traditional books are completely useless। भैया ये तो उसका कंक्लूजन नहीं है। रिच स्टूडेंट्स कैन लर्न प्रॉपरली, ये भी नहीं है। टेक्नोलॉजी शुड बी बैंड इन स्कूल, क्या आथर ने ये कहा कि टेक्नोलॉजी को स्कूल में बैन कर दो? नहीं, उसने कहा कि जो डिजिटल लिटरेसी है ना डिजिटल लिटरेसी है, वो जरूरी है। देखो यहां पर उसने लिखा था, अगर आप पैसेज भूल गए हो तो मैं याद करा दूं। उसने लिखा था डिस्पाइट दिस डिजिटल लिटरेसी रिमेन्स इसेंशियल फॉर सक्सेस टुडे। डिजिटल लिटरेसी जो है ना, वो इसेंशियल है, यानी डिजिटल लिटरेसी जो है वो इंपॉर्टेंट है। डिस्पाइट द हर्डल, कुछ बुराइयां हैं, कमियां हैं, लेकिन फिर भी कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन फिर भी ये वाइटल है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा सर? सर हमारा करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा सी ना। आओ और क्वेश्चन देखते हैं सर। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आपको हर एक ऑप्शन में यहां पर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है। ही वॉज सेंट टू ब्लैंक हॉस्पिटल इमीडिएटली आफ्टर द एक्सीडेंट। बताओ। ही वॉज सेंट टू अ हॉस्पिटल, एन हॉस्पिटल, द हॉस्पिटल, नो आर्टिकल। बोलो जरा बोलो, क्या होना चाहिए? आर्टिकल का क्वेश्चन है सर, और बता सकते हो। आई होप कि आप बता सकते हो। क्या होगा? हाँ, देखो, इधर सुनो। हाँ, एक मिनट, अभी तो इससे काम करना पड़ेगा। ये जो हॉस्पिटल है, या स्कूल है, चर्च है, टेम्पल है, मॉस्क है, बेड है, या फिर प्रिजन या जेल है, भैया इनका दो यूज होता है, एक प्राइमरी यूज, एक सेकेंडरी यूज। अगर इनका यूज प्राइमरी, अगर इनको प्राइमरी पर्पज में यूज कर रहे हो तो इनके पहले आर्टिकल की आवश्यकता नहीं होती। बट अगर इनको सेकेंडरी पर्पज से यूज कर रहे हो तो आर्टिकल लगाते हैं। अब प्राइमरी पर्पज सेकेंडरी पर्पज क्या होता है सर? तो सर प्राइमरी पर्पज का मतलब है कि ये जिसके लिए बनाया गया उसी के लिए यूज हो। ठीक है, जैसे हॉस्पिटल किसके लिए बनाया गया? ट्रीटमेंट के लिए। तो अगर अगर उसका एक्सीडेंट हुआ और उसको हॉस्पिटल भेजा गया, तो हॉस्पिटल का यूज प्राइमरी पर्पस में हो रहा है, और प्राइमरी पर्पस में होगा तो नो आर्टिकल। बट अगर मैं हॉस्पिटल उसको मिलने गया, आई वेंट टू ब्लैंक हॉस्पिटल टू सी हर या टू सी हिम, तो हॉस्पिटल मिलने मिलाने के लिए तो नहीं बनाई गई। आप मिल रहे हो, सेकेंडरी पर्पस में उसका यूज कर रहे हो। सेकेंडरी पर्पस में यूज करोगे तो द लगा दोगे। बेड बनाया गया सोने के लिए, बट अगर आप बेड पर बैठ करके पढ़ रहे हो, बेड पर बैठ करके भोजन कर रहे हो, तो भैया ये क्या है? सेकेंडरी पर्पस में आप उसका यूज कर रहे हो। सोने के लिए बेड का यूज करोगे, द नहीं लगेगा। बट अगर आप सेकेंडरी पर्पस में यूज करोगे तो द लग जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। क्लियर है? डी क्यों होगा? क्लियर है डी क्यों होगा? किसी को डाउट तो नहीं है?
नो आर्टिकल होना चाहिए। ऐसे ही टेम्पल चर्च मॉस्क किसके लिए बनाया गया सर? वर्शिप के लिए। अब लोग टेम्पल में शादी कर लें, चर्च में शादी कर लें, लोग टेम्पल या चर्च में जा रहे हैं मिलने मिलाने, तो भैया इन सब सिचुएशन में आप क्या करोगे? भैया सेकेंडरी पर्पज में यूज कर रहे हो। अगर मिलने मिलाने के लिए यूज कर रहे हो, शादी करने के लिए यूज कर रहे हो, तो सेकेंडरी पर्पज हो गया, और सेकेंडरी पर्पज में आप दा लगा दोगे टेम्पल चर्च मॉस्क के पहले। लेकिन वर्शिप के लिए यूज कर रहे हो तब आप दा का यूज नहीं करोगे या नो आर्टिकल लगाओगे। बोलो क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक बार कमेंट में शीशी लिखो, उसके बाद आगे बढ़ें। जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। बताओ क्या कहोगे? बस एक सेकेंड, जल्दी से बताओ। जो अर्थ है वो, यहां पर आर्टिकल क्या लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो। आर्टिकल लगेगा ना? लगेगा, बिल्कुल लगेगा। क्यों? क्योंकि भैया जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं उनके साथ आर्टिकल दा लगता है। तो अर्थ एक सेलेस्टियल बॉडी है और सेलेस्टियल बॉडी होने की वजह से दा लग जाएगा। कोई भी चीज जो यूनिक है उसके नाम के पहले दा लग जाता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले दा लग जाता है, न्यूज़पेपर के नाम के पहले दा लग जाता है, रिवर, पैसिव ओशंस, इनके नाम के पहले दा लग जाता है, माउंटेन के नाम के पहले दा लग जाता है, रिलीजियस बुक के पहले दा लग जाता है। तो यहां पर अर्थ के पहले क्या होना चाहिए? द होना चाहिए ना। चलो आगे बढ़ते हैं सर। द स्टूडेंट्स ब्लैंक द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। द स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड, हैज सबमिटेड, सबमिट, वर सबमिटिंग। क्या होगा सर? बोलो क्या होगा करेक्ट आंसर? बोलो जरा बोलो। इधर सुनो सर। जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं सर? वो सबमिट कर रहे हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट को डेडलाइन से पहले। सर स्टूडेंट्स जो है वो प्लूरल है जो हो नहीं सकता, ठीक है। सर अगर डेडलाइन से पहले कोई काम को किया गया है तो वहां पर हमेशा परफेक्ट टेंस होगा, और परफेक्ट में जाओगे तो हो जाएगा द स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। डेडलाइन से पहले स्टूडेंट्स ने प्रोजेक्ट को सबमिट कर दिया है ना। तो यहां पर हैज हो जाएगा, वाज वर नहीं होगा, सबमिट भी नहीं होगा। ए बिल्कुल सही जवाब सर। आओ आगे बढ़ते हैं। एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक आई ब्लैंक इन शिमला। इस टाइम अगले सप्ताह मैं शिमला में रुका रहूंगा। बताओ क्या होगा? स्टे, विल बी स्टेइंग या हैव स्टेड? बोलो जरा बोलो क्या होगा? एट दिस टाइम आया है, याद रखना। एट दिस टाइम, एट दिस टाइम 58A ना, हाँ 59 बताओ, 59 बताओ। एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक, जब कभी भी एट दिस टाइम आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक, एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम ऑन मंडे, एट दिस टाइम कुछ भी, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। पढ़ाया हूं मैं टेंस पढ़ाते समय, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाते समय। तो यहां पर क्या होगा सर? सर यहां पर होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस, और फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करोगे तो सेल विल बी वर्ब आईएनजी होता है। एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक आई विल बी स्टेइंग इन शिमला। आई विल बी स्टेइंग इन शिमला। वेरी गुड सर, सही जवाब। और आते हैं एक और क्वेश्चन। सी ब्लैंक फॉर दिस कंपनी सिंस सी ग्रेजुएटेड फॉर फ्रॉम कॉलेज। सर देखो पहली बात तो यहां पर क्या आया है सर? सिंस या फॉर आ गया। सर सिंस या फॉर आएगा तो परफेक्ट टेंस बनाएगा, ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेगा ना, या परफेक्ट बनेगा, कुछ तो बनेगा। वर्क्स तो नहीं होगा सर, परफेक्ट में हैज हैव हैड होता है। वर्कड तो नहीं होगा सर, परफेक्ट में हैज हैव हैड होता है। सर हैज बीन वर्किंग या हैड बीन वर्किंग, क्या होगा? फॉर दिस कंपनी सिंस सी ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज। बोलो बोलो, यहां पर कौन करेक्ट कर सकता है? कौन है जो इसको करेक्ट करेगा? बोलो जरा बोलो। सीना, सीना, सी हैज बीन वर्किंग फॉर दिस कंपनी सिंस सी ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज। जब से वो कॉलेज से ग्रेजुएट हुई है
तब से इस कंपनी में वो काम कर रही है। तो कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक कंटिन्यू है, यही बताने के लिए तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। तो यहां पर होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज बीन वर्किंग सिंस, 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 जो भी है सिंस ना, जो भी है सिंस ना। क्लियर है? कोई डाउट या कंफ्यूजन तो नहीं है? होना भी नहीं चाहिए सर, होना भी नहीं चाहिए। और इसी के साथ हमारा ये जो आज का सेशन है वो होता है समाप्त। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको सेशन जरूर पसंद आया होगा और ये सेशन आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा, आपके रिवीजन में आपकी हेल्प करेगा। आपका ये 2 आवर मतलब यूजफुल रहा होगा, फ्रूटफुल रहा होगा। कैसी लगी इस क्लास, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दे दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि उससे हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। जो भी होगा ऑनेस्ट रिव्यू देना, ठीक है? ऑनेस्ट फीडबैक देना। बाकी थैंक यू सो मच, सी यू अगेन, ठीक? बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। रिवीजन करते रहिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ नए रूल्स पर बेस्ड नए क्वेश्चन के साथ में। ओके ओके, चलो चलो चलो, बढ़िया लगा ना? बोलो, बढ़िया लगा? नेक्स्ट आपका होगा वो व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लो यार। जो व्हाट्सअप चैनल है अपना नॉर्थ ईस्ट पीएससी का, उसे ज्वाइन करो पहले। उसमें अपडेट दे दिया जाता है और साथ ही साथ उसमें सारे चीजों का आपको टाइम टेबल मिला हुआ है। अब अपनी क्लास जो होगी 9th को होगी, ठीक है? अब जो अपनी क्लास होगी इंग्लिश की, नेक्स्ट जो क्लास होगी वो कब होगी सर? वो 9th को होगी। और उसके बाद